शी फैंग बिना किसी झिझक के आगे बढ़ा। उसने तुरंत ही हत्या के इरादे से भरी हुई एकधारी तलवार उठा ली। डेथली फॉरेस्ट के हेल मोड में क्रिम्सन ब्लेड सबसे दुर्लभ वस्तुओं में से एक थी। ये लेवल 6 से नीचे के स्वॉर्ड्समैन के लिए सबसे अच्छी तलवार भी थी। क्रिम्सन ब्लेड सीक्रेट सिल्वर रैंक एकधारी तलवार स्तर 3। उपकरण आवश्यकता क्षमता 12, आक्रमण शक्ति जोड़ 2-1, ताकत जोड़ 5, चपलता जोड़ 6, सहन शक्ति जोड़ 3, टिकाऊपन 30/30। इसकी आक्रमण शक्ति अकेले ही लेवल 5 की दोधारी कांस्य कुल्हाड़ी के बराबर थी। चपलता में अतिरिक्त 6 अंकों के साथ ये तलवारबाज की आक्रमण गति को काफी हद तक बढ़ा सकती थी। क्रिम्सन ब्लेड तलवारबाजों के लिए निश्चित रूप से एक अनमोल हथियार था। दुर्भाग्यवश शी फैंग अभी इसे धारण नहीं कर सकता था। उसका अनुभव स्तर 2 के 69% पर था। स्तर 3 तक पहुंचने में अभी काफी समय था। इसके अलावा स्तर 3 पर पहुंचने के बाद भी वह इसे धारण नहीं कर पाएगा। इसका कारण ये था कि तलवारबाज दोहरी तलवारबाजी की प्रतिभा को स्तर 5 पर पहुंचने के बाद ही सक्रिय करते हैं। उस समय शी फैंग 2 एकधारी तलवारें चला सकेगा। जब तक शी फैंग लेवल 5 पर पहुंचता तब तक वह अपनी मुख्य भुजा पर अगाध तलवार और सहायक भुजा पर लाल तलवार धारण करने में सक्षम हो जाता। लेवल 5 के खिलाड़ियों में उसकी आक्रमण शक्ति अजेय होती। ऐसे भविष्य के बारे में सोचकर ही शी फैंग को बहुत खुशी हुई। भाई फैंग, जल्दी करो और उपकरण उठाओ, मैं यहाँ चिंता से मर रहा हूँ, ब्लैकी ने आग्रह किया। जी हाँ पार्टी नेताजी, आप अकेले इसका आनंद नहीं ले सकते। कम से कम हमें ये तो देखने दीजिए कि कौन कौन से उपकरण गिरे हैं। जमीन पर बिखरे हुए सामान ने सबकी आंखें चौंधिया दी थीं। दिलों में जल रही बेचैनी ने उन्हें लेवल 2 तक पहुंचने की खुशी भी भुला दी थी। वे सभी हेल मोड के 2 बॉस से मिले सामान को देखना चाहते थे। लूट का सामान छीनने के लिए वहां कोई भी मौजूद नहीं था। चाहे जमीन पर पड़े सामान कितने भी कीमती क्यों न हो, वे ऐसा नहीं करते। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो भले ही उन्हें उस पल बहुत अच्छा लगता, लेकिन उन्हें जीवन भर अपने किए पर पछतावा होता। ऐसा इसलिए था क्योंकि असली खजाना तो शी फैंग ही था। भले ही शी फैंग सारा सामान चाहता, उसे मना करने वाला कोई नहीं होता। आखिर वे सब यहाँ तक शी फैंग की वजह से ही पहुंच पाए थे। इसीलिए सब लोग चुपचाप किनारे खड़े होकर चुपचाप देख रहे थे, न कि लूट के लिए लड़ने के लिए दौड़ पड़े थे। ठीक है, ठीक है, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। शी फैंग मुस्कुराया। उसने जल्दी से जमीन पर पड़ी चीजें समेटनी शुरू कर दी। शी फैंग सभी के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट था। ये खिलाड़ी उन खिलाड़ियों से बिल्कुल अलग थे जिनके साथ शी फैंग अपने पिछले जीवन में कभी कभार खेलता था। बॉस की मृत्यु होने पर वे खिलाड़ी एक साथ दौड़कर उपकरण छीन लेते थे। सारा उपकरण लेते ही वे तुरंत गायब हो जाते थे, जिससे शी फैंग क्रोधित और अवाक रह जाता था। शी फैंग ने दल को इस तरह से व्यवस्थित नहीं किया था कि केवल नेता ही सामान उठा सके। इसका कारण सभी के इरादों को परखना था। उन धोखेबाज लोगों का जल्द पता लगाना बेहतर था। अब जब किसी ने भी सामान छीनने की कोशिश नहीं की तो शी फैंग उनके साथ अधिक निश्चिंत हो सकता था। कुछ ही पलों में शी फैंग ने जमीन पर पड़ा सारा सामान इकट्ठा कर लिया। कुल मिलाकर 19 उपकरण और 5 चांदी के सिक्के थे। इतनी बड़ी मात्रा में सामान किसी बड़े गिल्ड की कुल संपत्ति के बराबर था। अपना बैग समेटते हुए शी फैंग के होठों पर मुस्कान आ गई। उसे एक फोजन डिजाइन मिल गया। गैरिसन कवच निर्माण डिजाइन सीखने के बाद लेवल 3 कांस्य श्रेणी का चेस्ट आर्मर बनाने में सक्षम। आवश्यक सामग्री 20 तांबे के अयस्क, 5 कांस्य अयस्क, 5 जादुई सार। यह उपकरण बहुत उपयोगी था। जब तक किसी टीम का माउंटेन ट्रेनर इसे पहनता था, डेथली फॉरेस्ट के नॉर्मल मोड में प्रवेश करना काफी आसान हो जाता था। इसमें न केवल उच्च रक्षा और शक्ति थी, बल्कि यह अधिकतम एचपी को 200 अंक तक बढ़ा देता था। ये किसी भी माउंटेन ट्रेनर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण था। शी फैंग के पिछले जीवन में जब यह उपकरण जारी किया गया था तो हर गिल्ड ने इसे पाने के लिए जमकर होड़ लगाई थी। उन्होंने इस फोजन डिजाइन को हासिल करने के लिए डेथली फॉरेस्ट में प्रवेश करने के लिए हर कीमत की परवाह नहीं की थी। जब ब्लैकी ने शी फैंग की उत्साहित मुस्कान देखी तो उसका दिल और भी ज्यादा बेचैन हो गया। अन्य लोगों के लिए ये कहना अनावश्यक था कि यदि किसी व्यक्ति की दृष्टि से मृत्यु हो सकती तो शी फैंग अब तक सैकड़ों या हजारों बार मर चुका होता। ये सामान बुरे नहीं हैं। लीजिए, आप लोग देख लीजिए। शी फैंग ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत सभी उपकरणों के गुण प्रदर्शित कर दिए। कुल मिलाकर 15 उपकरण थे। इनमें से केवल एक ही गुप्त चांदी का उपकरण था, जो कि क्रिम्सन ब्लेड था। इसके अलावा 5 रहस्यमय लोहे के उपकरण और 9 कांस्य के उपकरण भी थे।
हेल मोड के बॉस द्वारा गिराए गए सभी कांस्य उपकरण उच्चतम गुणवत्ता के थे। एलिट द्वारा गिराए गए कांस्य उपकरण उनसे कहीं कमतर थे। सभी उपकरणों में क्रिम्सन ब्लेड के बाद सबसे मूल्यवान वस्तुएं रहस्यमय लोहे के उपकरण थे। डेथली फॉरेस्ट के 3 मोड में से केवल हेल मोड से ही रहस्यमय लोहे के उपकरण प्राप्त होते थे, जबकि नॉर्मल और डिफिकल्ट मोड से केवल कांस्य उपकरण ही प्राप्त होते थे। ब्लैकी की किस्मत हमेशा से अच्छी रही थी। रहस्यमयी लोहे के 5 उपकरणों में से शार्प प्राप्त करने वालों के लिए बने डार्क कलर सेट के 2 टुकड़े थे। डार्क कलर सेट निश्चित रूप से लेवल 5 से नीचे के शार्प प्राप्त करने वालों के लिए ही बना था। डार्क कलर सेट में कुल 5 टुकड़े थे, सिर, छाती, पैर, जूते और बाजूबंद। इस बार जो टुकड़े मिले वे छाती और जूते थे। इन दोनों चीजों को देखकर ब्लैकी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। भाई फैंग, मुझे नरक में आना बहुत अच्छा लगता है। चलो हम हर दिन यहाँ आते हैं। इससे मैं डार्क कलर सेट पूरा कर पाऊंगा, और अगर उस समय कोई हमें नीचा दिखाने की हिम्मत करेगा तो मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ब्लैकी ने अपने हाथों में डार्क कलर सेट दिखाते हुए कहा। डार्क कलर सेट पहनने के बाद ब्लैकी को लगा कि वह एक माहिर योद्धा बनने के करीब पहुंच गया है। उसकी मैजिक अटैक क्षमता बढ़कर 66 हो गई। एक लेवल 3 डार्क एरो से वह लेवल 1 शील्ड वॉरियर की आधी से ज्यादा एचपी कम कर सकता था। अगर वह डार्क कलर सेट पूरा कर लेता तो एक ही डार्क एरो से शील्ड वॉरियर को एक ही वार में खत्म किया जा सकता था। उसने राख जैसे भूरे रंग के फर वाले वस्त्रों का सूट पहना, जिसके साथ चमकदार गहरे काले जूते थे। हर कोई एक नज़र में बता सकता था कि वे एक ही सेट के हिस्से थे। डार्क कलर सेट की काली चमक देखकर बाकी लोग ललचा गए। उनके दिलों में ब्लैकी के लिए नफरत और ईर्ष्या भर गई। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि नरक में प्रवेश करना इतना अद्भुत अनुभव होगा। उन्हें सचमुच आशा थी कि भविष्य में उन्हें कुछ और बार नरक में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। रहस्यमय लोहे के शेष 3 उपकरण गार्जियन नाइट, शील्ड वॉरियर और एलिमेंटलिस्ट के लिए निर्धारित सेट के हिस्से थे। उपस्थित लोगों में से केवल कोला ही गार्जियन नाइट था, इसलिए शी फैंग ने वह उपकरण कोला को दे दिया और बाकी को सुरक्षित रख लिया। शेष कांस्य उपकरणों की बात करें तो कोला को एक ढाल और लोनली स्नो को एक विशाल तलवार मिली। स्तर 2 के इन दोनों उपकरणों में सर्वोत्तम संभव विशेषताएं थीं। ड्राउजी स्लॉथ और ग्लूटोनस माउस को भी कांस्य उपकरणों का एक एक टुकड़ा मिला। शी फैंग के कई उपकरण भी बदल दिए गए थे। कांस्य के उपकरणों में से 3 तलवारबाज के थे। बचे हुए 2 उपकरणों को शी फैंग ने सुरक्षित रख लिया। जब सभी ने अपना सामान बदल लिया तो ऐसा लगा मानो पूरी टोली का कायापलट हो गया हो। उनका हर सामान बेजोड़ रूप से शानदार था। बस एक नज़र में ही पता चल जाता था कि उनके पास सिर्फ सामान्य सामान नहीं था। पूरी टोली लेवल 2 पर पहुंच चुकी थी। ब्लैकी का अनुभव भी लेवल 2 के 98% पर था, लेवल 3 से बस थोड़ा सा कम। अन्य 4 वस्तुएं एक फोजन डिजाइन, एक पोशन रेसिपी, कर्समैनसे के लिए एक दुर्लभ कौशल और एक नोटबुक थी। शाप देने वालों के लिए मौजूद इस दुर्लभ कौशल को देखकर ब्लैकी बेहद खुश हो गया। यह एक क्षेत्रीय आक्रमण कौशल था जिसे खेल फ्लेम कहा जाता था। पब फ्यूचर एड्स। नरक की ज्वाला। यह 8 बाय 8 गज के क्षेत्र में 150% ज्वाला क्षति पहुंचाता है। इसकी अवधि 5 सेकंड है। कूलडाउन 36 सेकंड। खेल के शुरुआती दौर में राक्षसों को कुचलने के लिए यह एक अद्भुत कौशल था। ये किस काम की चीज है? शी फैंग ने अपने हाथ में रखी पुरानी नोटबुक को देखा। उसे याद नहीं आ रहा था कि डेथली फॉरेस्ट के हेल मोड से ऐसी कोई चीज मिलती थी। अंदर झांकने पर शी फैंग को कुछ ऐसे शब्द मिले जिन्हें वह समझ नहीं पाया। हालांकि शी फैंग जानता था कि ये शब्द एल्फों की प्राचीन भाषा के थे। ईश्वर के क्षेत्र में एल्फ भाषा से संबंधित कोई भी वस्तु आम वस्तु नहीं मानी जाती थी। गुरुत्वाकर्षण की अंगूठी की तरह इस पर भी एल्फ भाषा के शब्द खुदे हुए थे। इन्हीं शब्दों ने अंगूठी को अकल्पनीय शक्तियां प्रदान की थीं। लगता है मुझे पुस्तकालय जाना पड़ेगा। शी फैंग को लगा कि यह नोटबुक उतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है। अपने पिछले जीवन में वह डेथली फॉरेस्ट के हेल मोड में कई बार प्रवेश कर चुका था। हालांकि उसने पहले कभी इस तरह की वस्तु को गिरते हुए नहीं देखा था। गिल्ड की अन्य टीमों से भी ऐसी कोई खबर नहीं मिली थी। नोटबुक के पहले ही हमले में मिलने की संभावना बहुत अधिक थी। अगर शी फैंग को इस स्थिति को समझना था तो उसे पुस्तकालय में जाकर इसकी सामग्री का अनुवाद करना होगा। भाई फैंग, इसके बाद हम क्या करेंगे? मॉब्स को मारेंगे। ब्लैकी अपने सीखे हुए नए कौशल को आजमाने के लिए उत्सुक था। ये भी ठीक है। हम डार्क मून वैली में खूब मेहनत करेंगे और मिशन पूरे करेंगे। वहां के राक्षस काफी मात्रा में अयस्क गिराते हैं, शी फैंग ने कुछ सोचने के बाद कहा।
फोर्जिंग डिजाइन हाथ में आ जाने के बाद अब बस सामग्री जुटाना बाकी था। हालांकि शी फैंग को बहुत सारी सामग्री की जरूरत थी। अब जब ब्लैकी के पास हेल फ्लेम थी तो कोबोल्ड्स और नोम्स को मारना बहुत तेज हो जाना चाहिए था। इसके अलावा शी फैंग को कुछ ऐसी जगहों का भी पता था जहां हेल फ्लेम का इस्तेमाल करना उपयुक्त होता। शी फैंग ने दूसरों की ओर मुड़कर कहा, क्या आप लोग हमारे साथ चलेंगे या अपने दम पर मिशन पूरा करेंगे? बड़े भाई फैंग, आपने मुझे मॉब ग्राइंडिंग से कैसे बाहर कर दिया? मैंने तो भविष्य में बड़े भाई फैंग का अनुसरण करने की योजना बना ली है। कोला ने मूर्ख की तरह मुस्कुराते हुए अपनी नई ढाल को धीरे से सहलाया। बड़े भाई फैंग, क्या हम भी शामिल हो सकते हैं? सुस्त आलसी और पेटू चूहा दोनों हाई स्कूल के छात्र थे। फिलहाल वे शर्म से सिर झुकाए बैठे थे, लेकिन वे इस मौके को गंवाना नहीं चाहते थे। शी फैंग एक महान विद्वान थे। अगर वे उनके साथ रहकर कुछ सीख ले तो उन्हें अनगिनत लाभ मिलेंगे। शी फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, आप सभी का स्वागत है। अचानक उन दोनों के चेहरे पर उत्साह के भाव प्रकट हुए और दोनों की मुट्ठियां उत्तेजना से कस गईं। चूंकि इसका कोई विरोध नहीं कर रहा है तो हम डार्क मून वैली में जाकर काम करेंगे। अपना लेख पूरा करने के बाद शी फैंग ने सिस्टम पैनल खोला। उसने कालकोटरी के दल के लिए टेलीपोर्टेशन का विकल्प चुना और मृत्यु वन से विदा हो गया। डेथली फॉरेस्ट के सामने खिलाड़ियों का एक विशाल जनसमूह था। फिलहाल वे सभी कालकोटरी के प्रवेश द्वार के आसपास एकत्रित थे। ये स्थिति रेड लीफ टाउन के बड़े गिल्डों की कार्रवाइयों के कारण उत्पन्न हुई थी। इन बड़े गिल्डों की कुलीन टीमें डेथली फॉरेस्ट पहुंच चुकी थीं। वे सभी कालकोटरी को चुनौती देने के लिए तैयार थीं। ये टीमें सामान्य कुलीन दलों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थीं। उनके पूरे शरीर पर सामान्य उपकरण लगे हुए थे, यहां तक कि उनमें कांसे के उपकरण भी शामिल थे। ये स्वर्ग के मुकुट का मुख्य पर्वत अचल पर्वत है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह भी इस जगह आएगा। इस बार तो कोई न कोई इस भयानक जंगल को जरूर साफ करेगा। हम हेवन क्राउन तो बस एक घटिया गिल्ड है। उधर देखो, यहां तक कि असैसिन्स एलायंस का उपनेता स्टैबिंग हॉर्ड भी मौजूद है। साथ ही उसके बगल में खड़ा वॉर सोल नाम का गार्जियन नाइट असैसिन्स एलायंस के शीर्ष 5 नाइट्स में से एक है। वह तो इमूवेबल माउंटेन से भी ज्यादा शक्तिशाली है। आसपास के खिलाड़ी आपस में चर्चा करने लगे। डेथली फॉरेस्ट को साफ करने में इन बड़ी गिल्डों के प्रति उनके मन में आशावाद था। ये स्वाभाविक था क्योंकि वहां 10 से अधिक छोटी बड़ी गिल्ड मौजूद थीं। इन गिल्डों में सबसे प्रसिद्ध दूसरी श्रेणी की गिल्ड असैसिन्स अलायंस थी। उनके बाद तीसरी श्रेणी की गिल्ड हेवंस क्राउन थी। बाकी कुछ अज्ञात गिल्ड थीं, लेकिन उन्हें कमतर नहीं आंका जा सकता था। इसका कारण ये था कि प्रत्येक गिल्ड के पीछे एक कार्यशाला थी। ये कार्यशालाएं विशेषज्ञों को नियुक्त करती थीं। औसत खिलाड़ी उनकी बराबरी नहीं कर सकते थे। रेड लीफ टाउन में हर बड़ा गिल्ड अपनी प्रतिष्ठा बनाना चाहता था। रेड लीफ टाउन के पहले डंजन पर कब्जा करना इसका सबसे अच्छा तरीका था। इसलिए सभी बड़े गिल्डों ने डंजन के लिए भरपूर तैयारी की। उन्होंने उपकरण और दवाइयां खरीदने में अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा खर्च किया। उन्होंने डेथली फॉरेस्ट के बारे में भी बहुत सारी जानकारी हासिल की। इस तरह वे डंजन पर कब्जा करने को लेकर बेहद आश्वस्त थे। बॉस वेविंग, इन गिल्ड टीमों के पास शानदार उपकरण हैं। वे इस बार डेथली फॉरेस्ट को जरूर पार कर लेंगे, वर्दलेस समर नाइट ने दर्द भरे भाव से टिप्पणी की। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से हाथ हिलाते हुए उसने अपनी बाहों को अपनी छाती के सामने बांध लिया। उसने थोड़ा सिर हिलाया और असहाय स्वर में कहा, घातक जंगल बहुत कठिन है। बॉस से मिलने से पहले ही हमारी पूरी टीम बिखर गई। अंत में हमारी जैसी टीमें गिल्ड के लिए सिर्फ जासूस बनकर रह गईं। गिल्ड का विशेषज्ञ होने में गर्व करने जैसी क्या बात है? बॉस, हमारी काबिलियत में कोई कमी नहीं है। कालकोटरी बहुत ही भयानक है। वहां उपकरणों की गुणवत्ता की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। शील्ड वॉरियर बैटल टू द एंड ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा। उसके मन में गिल्ड के विशेषज्ञों के लिए गहरी घृणा थी और उसे पूरा यकीन था कि कालकोटरी को पार करने में केवल उनके उपकरणों की वजह से ही वे बाधा बन रहे थे। जी हाँ बॉस, अगर हमारे दल के पास ऐसे उपकरण होते तो हम बहुत पहले ही उस भयानक जंगल को पार कर चुके होते, वर्दलेस समर नाइट ने आत्मविश्वास से कहा। कालकोटरी की बात करते हुए वर्दलेस समर को शी फैंग की टोली याद आ गई। हंसते हुए उसने कहा, ऐसा नहीं है कि हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। हमने 2 नाइट रैबिट्स को मार गिराया और बरसेरकस के लिए एक स्किल बुक भी हासिल कर ली। कैप्टन नूब के नेतृत्व वाली उस टोली की तुलना में हम कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। वे अभी तक सामने नहीं आए हैं। लगता है वे शर्मिंदगी के मारे भाग गए हैं। लोनली स्नो के लिए तो वाकई अफसोस की बात है।
अगर वह बॉस के पीछे जाता तो उसे यह स्किल बुक मिल जाती। अगर उसे पता चल गया तो उसे कालकोठरी में हमारे साथ न आने का पछतावा होगा। बिल्कुल सही। लोनली स्नो को अपने ऊपर दिखाई गई दया की कद्र करना नहीं आता। अब उसे बॉस की बात न मानने का जरूर पछतावा होगा, बैटल टू द एंड ने हंसते हुए कहा। लोनली स्नो के कौशल अभी भी काफी अच्छे हैं। मुझे नहीं पता कि उस नौसिखिए ने ब्लैकी नाम के उस माहिर का दिल कैसे जीत लिया। हालांकि उस माहिर की तकनीकें चाहे कितनी भी बेहतरीन क्यों न हो, भारी बोझ के कारण वे हार ही जाएंगे। शायद वह अभी खुद को दिखाने में शर्म महसूस कर रहा है। अगर वह हमारे साथ होता तो शायद हम अब तक डेथली फॉरेस्ट को पार कर चुके होते। वेविंग स्लोली ब्लैकी के अंजाम से मन ही मन खुश था। बॉस, अब गिल्ड्स अंदर आने वाले हैं, वर्डले समर ने कहा। हालांकि जैसे ही गिल्ड डेथली फॉरेस्ट में प्रवेश करने वाले थे, कालकोठरी के टेलीपोर्टेशन गेट का रंग अचानक बदल गया। ये पल भर में चांदी जैसे भूरे रंग से गहरे काले रंग में परिवर्तित हो गया। साथ ही एक अस्पष्ट खोपड़ी दहाड़ती हुई दिखाई दी। गिल्ड के कई सदस्य कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए। ये कैसी स्थिति है? ये सवाल सबके मन में उठा। हालांकि उन्हें जल्द ही इसका जवाब मिल गया। कालकोठरी के प्रवेश द्वार के सामने अचानक 6 आकृतियां प्रकट हुईं। उनमें से प्रत्येक ने शानदार वस्त्र धारण किए हुए थे। केवल वहां खड़े रहने मात्र से ही दूसरों पर हल्का सा दबाव महसूस होने लगा, विशेषकर काले रंग की छड़ी वाले शापकर्ता पर। शापकर्ता के पास मौजूद गहरे भूरे रंग के उपकरण स्पष्ट रूप से एक सेट थे। एक नज़र में ही पता चल जाता था कि वे साधारण वस्तुएं नहीं थीं। जिन सामग्रियों से वे बने थे वे कांस्य उपकरणों से कहीं बेहतर थीं। अरे, इतने सारे लोग क्यों हैं? शी फैंग ने अपने आसपास देखा और पाया कि ये लोग बड़े बड़े गिल्डों की एलीट टीमें थीं। वह थोड़ा हैरान था कि इतने सारे लोग कालकोठरी के प्रवेश द्वार को क्यों रोक रहे थे। शी फैंग के साथियों में भी घबराहट फैलने लगी। इतने सारे लोगों की निगरानी का दबाव किसी बॉस मॉन्स्टर का सामना करने से कम नहीं था। बॉस वेविंग, देखो, क्या वह नौसिखिया नहीं है? वर्डले समर ने शी फैंग की ओर इशारा किया। धीरे धीरे हाथ हिलाते हुए उसने अपनी भौहें सिकुड़ी। शी फैंग अकेला नहीं था जिसे उसने देखा, वहां लोनली स्नो भी था। उसने उत्सुकता से पूछा, ये यहाँ कैसे हो सकते हैं? क्या ये बहुत पहले भाग नहीं गए थे? मेरी राय में मुझे लगता है कि वे कालकोठरी के जंगल में दाखिल ही नहीं हुए। उन्हें पता था कि वे कालकोठरी को पार नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें शर्मिंदगी का भी डर था। इसलिए वे अब तक वहीं रुके रहे। बैटल टू द एंड हंसते हुए बोला, लेकिन अब कालकोठरी से निकलने के बाद वे पकड़े गए। देखो, लोनली स्नो का चेहरा कितना बिगड़ा हुआ है। हा, नौसिखिए से यही उम्मीद थी, उसमें कालकोठरी में प्रवेश करने का साहस भी नहीं है। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से हाथ हिलाते हुए निर्मम ग्रीष्म रात्रि के शब्द सार्थक प्रतीत हुए। अगर ऐसा नहीं होता तो शी फैंग का दल सुरक्षित कैसे लौट पाता? धीरे धीरे हाथ हिलाते हुए और दल के अन्य सदस्यों ने मृत्यु वन की भयावहता का अनुभव किया था। कालकोठरी के जंगल में प्रवेश करने के बाद केवल 2 ही संभावित परिणाम थे, या तो वे कालकोठरी को पार कर लेते या उनका दल पूरी तरह नष्ट हो जाता। तीसरे विकल्प की कोई संभावना नहीं थी। अब जब शी फैंग का दल सुरक्षित लौट आया था तो केवल एक ही संभावना थी, वे कभी जंगल में गए ही नहीं थे। यह असंभव था कि उन्होंने मृत्यु वन को पार कर लिया हो। जिस समय वेविंग स्लोली और उसके साथी शी फैंग की पार्टी में हंसने लगे, उसी दौरान शी फैंग के आसपास मौजूद खिलाड़ी हंसते हंसते पागल हो चुके थे। ये दृश्य देखकर वेविंग स्लोली और उसके साथी हैरान रह गए। ये लोग शी फैंग की पार्टी में क्यों हंस रहे थे? क्या वे सचमुच मशहूर थे? वेविंग स्लोली की टोली को यह नहीं पता था कि शी फैंग की टोली पूरे डेथली फॉरेस्ट में पहले ही मशहूर हो चुकी थी। शी फैंग की टोली में ज्यादातर लेवल 1 के नौसिखिए थे, फिर भी वे कालकोठरी के हिल मोड में घुस गए। इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण हरकत और कोई नहीं हो सकती थी। ऐसी हरकत को नजरअंदाज करना नामुमकिन था। जैसा कि कहा जाता है, बुरी खबर के पंख होते हैं। हा, वो अनोखा खिलाड़ी वापस आ गया। मैंने वास्तव में डेथली फॉरेस्ट के हेल मोड में प्रवेश करने के लिए उसकी प्रशंसा की थी, लेकिन वह तो बस एक काया था। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। हंसते हंसते मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। शी फैंग के दल के आसपास मौजूद खिलाड़ियों को उनकी हरकत समझ आ गई थी। उन्होंने मूर्खतापूर्वक कालकोठरी के नरक मोड में प्रवेश कर लिया था, इसलिए वे कालकोठरी के अंदर गहराई तक नहीं जा सकते थे। इसके बजाय वे कालकोठरी के प्रवेश द्वार के आसपास ही रुके रहे और चुपके से कालकोठरी से निकलने के मौके की तलाश करने लगे। दुर्भाग्य से भगवान भी उनकी मदद नहीं कर पाए। वे संयोगवश ठीक उसी समय निकले जब कई गिल्ड उन्हें देख रहे थे। भाई फैंग, इन लोगों को क्या हो गया है?
ब्लैकी ने जमीन पर लेटे हुए हंसते हुए खिलाड़ियों को देखा। अपना सिर खुजाते हुए उसने अजीब लहजे में पूछा, क्या इनका दिमाग खराब हो गया है? ये पेट पकड़कर जमीन पर क्यों हंस रहे हैं? कौन जाने, शायद उनके दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गई हो। लगता है हमें भगवान के क्षेत्र में ज्यादा देर तक नहीं खेलना चाहिए, खासकर पहली बार में। शी फैन को नहीं लगता था कि उनकी शक्ल सूरत का इन लोगों के कामों से कोई संबंध है। हमें यहां से चले जाना चाहिए। मुझे तो डर लग रहा है। दल के अन्य सदस्यों ने सहमति में सिर हिलाया। डेथली फॉरेस्ट के खिलाड़ी सचमुच अजीब थे। बड़े भाई, कृपया एक पल रुकिए। जैसे ही शी फैन का दल कालकोठरी के प्रवेश द्वार से निकलने ही वाला था, एक गूंजती हुई आवाज सबके कानों में पड़ी। आवाज के स्रोत की ओर देखने पर पता चला कि शुद्ध सफेद रंग के वस्त्र पहने एक सुंदर और पवित्र युवती शी फैंग के दल की ओर आ रही है। शी फैंग ने इस व्यक्ति को पहचान लिया। वह स्टार मून किंगडम की शीर्ष 100 पुजारियों में से एक, शियाओ युए थी। शर्मिंदगी भरे चेहरे और कोमल गोरे गालों पर हल्की लाली लिए शियाओ युए शी फैंग के पास गई। उसने फुसफुसाते हुए कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं ओरोबोरोस की शियाओ युए हूँ। कालकोठरी में प्रवेश करने से पहले हमारी मुलाकात हुई थी। हमारे दल का नेता आपसे मृत्यु वन की कालकोठरी के बारे में बात करना चाहता है। क्या आप इसमें रुचि रखते हैं? शियाओ युए की उपस्थिति ने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। वहां मौजूद हर खिलाड़ी शियाओ युए को जानता था। आखिर वह देवी की सहेली थी। शियाओ युए की सुंदरता और पवित्रता के कारण वह सबकी यादों में बसी हुई थी। लेकिन भला इतनी पवित्र कन्या किसी नौसिखिए को क्यों आमंत्रित करेगी? और तो और जो बात और भी हैरान करने वाली थी, वह ये थी कि नौसिखिए को आमंत्रित करने वाली कोई और नहीं बल्कि देवी सौम्यहीन थी। जेंटल स्नो कौन था? वर्चुअल गेमिंग की दुनिया में उन्हें सार्वजनिक रूप से स्नो गॉडेस के रूप में जाना जाता था। अनगिनत मिस्टर परफेक्ट उनसे मिलना चाहते थे। यहां तक कि एक अमीर घराने ने जेंटल स्नो के साथ भोजन करने के लिए 10 मिलियन क्रेडिट्स देने की पेशकश भी की थी, लेकिन उन्हें जेंटल स्नो से एक शब्द भी सुनने को नहीं मिला। भागो! वह अमीरजादा स्वाभाविक रूप से क्रोधित था, इसलिए उसने बदला लेने और जेंटल स्नो को अपने कब्जे में लेने की ठान ली। लेकिन कुछ दिनों बाद वह अमीरजादा दंग रह गया। उसके पिता, जो अपनी मेहनत से अमीर बने थे, अचानक कंगाल हो गए। एक ही रात में उनके पिता की सारी संपत्ति किसी और के कब्जे में चली गई। जब उस अमीरजादे के पिता को कारण पता चला तो उन्होंने लगभग अपने बेटे को पीट पीट कर मार डाला। तब से सभी को जेंटल स्नो की भयावहता का पता चल गया। हालांकि इस घटना के बाद जेंटल स्नो के प्रशंसकों की संख्या और भी बढ़ गई। जेंटल स्नो पौराणिक कथाओं की सच्ची देवी की तरह दिव्य और अजेय थी। ऐसी देवी ने ऐसे नौसिखिए को सक्रिय रूप से आमंत्रित किया था। भला लोगों को इस पर हैरानी क्यों नहीं होती? फिलहाल किसी का भी हंसने का मन नहीं था, बस ईर्ष्या और नाराजगी का भाव था। एक नौसिखिए में ऐसा कौन सा गुण और योग्यता थी कि उसे देवी से बात करने का निमंत्रण मिला? धिक्कार है, इस नौसिखिए की किस्मत कितनी खराब है। यही क्यों मैं इतना सुंदर हूं, फिर भी देवी मुझसे एक शब्द तक नहीं बोलती। मैं जेड विंट्री ईश्वर के क्षेत्र का विशेषज्ञ हूं, लेकिन देवी मुझसे बात करने क्यों नहीं आती? क्या ऐसा इसलिए है कि मैं बहुत सुंदर हूं, या क्या देवी को कुछ अधिक साहसी स्वभाव वाला व्यक्ति पसंद है? देवी को हेल मोड डंजन के अंदर की स्थिति को समझना होगा, इसीलिए उन्होंने उसे खोजा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि नौसिखियों को भी इतने फायदे मिल सकते हैं। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं भी एक बार हेल मोड में प्रवेश करता। सभी ने अपनी अपनी चर्चाएं शुरू कर दी। वे शी फैंग को घूर रहे थे, उनके मन में उसके प्रति घृणा और ईर्ष्या के भाव थे। वे उसे उसी क्षण मार डालना चाहते थे। बॉस वेविंग स्लोली, मैंने गलत तो नहीं सुना? उस नौसिखिए को तो देवी से निमंत्रण मिल गया। मैंने जरूर गलत सुना होगा। वर्दलेस समर नाइट ने अपने मोटे गालों को चुटकी भरते हुए मूर्खतापूर्ण भाव से कहा। यह सही होना चाहिए। हालांकि देवी को कुछ पूछना होगा। वह महज भाग्यशाली था, बस इतना ही। अभिमानी वेविंग स्लोली ने माना कि शी फैंग का देवी से बात कर पाना महज उसके भाग्य की बात थी। बैटल टू द एंड ने वेविंग स्लोली बट श्योरली की राय से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। जेंटल स्नो एक ऐसी शख्सियत थी जिनका वे आदर करते थे। वे बिल्कुल अलग अलग दुनिया के लोग थे। उनसे बातचीत करने के अलावा डेथली फॉरेस्ट में जेंटल स्नो के साथ होने मात्र से ही वे खुद को बेहद भाग्यशाली महसूस कर रहे थे। जब सभी को लगा कि शी फैंग गर्व से निमंत्रण स्वीकार कर लेगा, तभी शी फैंग ने इसके विपरीत जवाब दे दिया। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरे पास समय कम है। ये कहकर शी फैंग तुरंत मुड़कर चला गया। उसे सामने खड़ी शियाओ युए की जरा भी परवाह नहीं थी।
और जेंटल स्नो के निमंत्रण की तो उसे और भी कम परवाह थी। अब जबकि फोर्जिंग डिजाइन उसके हाथ में था, उसे केवल अयस्क की कमी थी। गैरिसन कवच जितनी जल्दी तैयार हो जाता, शी-फैंग की आमदनी उतनी ही अधिक होती। अगर वह इस शानदार अवसर को गंवा देता तो उसे भारी मात्रा में सिक्कों का नुकसान होता। ब्लैकी देवी के करीब जाने की सोचकर बेहद उत्साहित था, लेकिन शी-फैंग के जवाब ने उसे लगभग पागल कर दिया। निमंत्रण को ठुकराने के लिए शी-फैंग के दिमाग में जरूर कोई गड़बड़ थी। ब्लैकी ही नहीं, बल्कि शियाओ युए भी अचंभित रह गई। ये पहली बार था जब वह किसी ऐसे पुरुष से मिली जिसने सिस्टर स्नो का निमंत्रण ठुकरा दिया था। कई पुरुषों ने ऐसे निमंत्रण के लिए गिड़गिड़ाया, लेकिन सभी खाली हाथ रह गए। क्या यह आदमी मूर्ख है? चलो चलते हैं। तुम लोग किस बारे में दिवास्वप्न देख रहे हो? जब शी-फैंग ने देखा कि कोई उसके पीछे नहीं आ रहा है, तो वह मुड़ा और अपने स्थिर साथियों से पूछा, भाई फैंग, ये तो हिम देवी का निमंत्रण है। क्या आप इस बारे में थोड़ा और सोचेंगे? ब्लैकी ने निवेदन किया। उसका दिमाग इस समय पागलपन की कगार पर था। साथ ही उसका दिल लगातार प्रार्थना कर रहा था कि शी-फैंग जल्दी मान जाए। भविष्य में ऐसा सुनहरा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैंने पहले ही कह दिया है कि मेरे पास समय नहीं है, शी-फैंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ब्लैकी की प्रार्थना भरी आंखों को देखकर शी-फैंग अवाक रह गया। चाहे कुछ भी हो जाए, हिम देवी के प्रति ब्लैकी की श्रद्धा में जरा भी बदलाव नहीं आएगा। इस समय जेंटल स्नो और झाओ युएरू चलकर वहां पहुंची। चांदी जैसे सफेद कवच में लिपटी जेंटल स्नो निस्संदेह पूरे डेथली फॉरेस्ट का आकर्षण थी। सबकी निगाहें उनके सुडौल शरीर पर टिकी थीं और सब उन्हें देखकर ललचा रहे थे। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि जेंटल स्नो स्वयं प्रकट होंगे। शी-फैंग के प्रति सबकी ईर्ष्या और नफरत और भी बढ़ गई। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगी। यह कांसे का उपकरण आपका मुआवजा है। जेंटल स्नो ने ध्यान से शी-फैंग को देखा। उसने पाया कि शी-फैंग वाकई अन्य लोगों से अलग था। हालांकि शी-फैंग दिखने में सामान्य था, लेकिन उसके शरीर से एक शांत और स्थिर आभा निकल रही थी। उसके शरीर से एक हल्की सी घातक आभा भी निकल रही थी। ऐसा स्वभाव अनगिनत जीवन मरण की लड़ाइयों के अनुभव से ही विकसित हो सकता था। स्नो, झाओ युएरू चौंक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि जेंटल स्नो शी-फैंग के बारे में इतना अच्छा सोचेगी। उसकी खूबसूरत आंखें अनिच्छा से शी-फैंग की ओर मुड़ गईं। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा, मुझे नहीं लगता कि यह आदमी कांसे के एक टुकड़े के भी लायक है, ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे टुकड़े के लायक। उन्होंने शी-फैंग को बातचीत के लिए बुलाकर पहले ही सम्मान दिखाया था। लेकिन शी-फैंग ने न सिर्फ उनकी इस दयालुता की कद्र नहीं की, बल्कि तुरंत ही उन्हें ठुकरा दिया। अगर किसी और को ऐसा निमंत्रण मिलता, तो वो तो अब तक दौड़कर उनके पास पहुंच जाता और उनकी चापलूसी करने लगता। झाओ युएरू ने पहली बार किसी ऐसे बदसूरत आदमी को देखा था जिसने ऐसा बर्ताव किया हो। उसे पक्का यकीन था कि शी-फैंग के मन में कोई चाल है और उसमें कोई अच्छाई नहीं है। कांसे के उपकरणों की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास वो सब चीजें हैं, शी-फैंग ने हाथ हिलाते हुए बेपरवाही से कहा। वैसे तो उसने कभी चुड़ैल की चापलूसी करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो उसके बारे में इस तरह बोलेगी। हालांकि वो कोई गरीब भूत नहीं था, उसे किसी की भीख की जरूरत नहीं थी। झाओ युएरू की खूबसूरत आंखों ने शी-फैंग को परखा। वो हल्की सी हंसी रोक नहीं पाए और मजाकिया अंदाज में बोली, कितना रियल है। साफ दिख रहा है कि तुम इसे चाहते हो, फिर भी मान नहीं रहे। स्नो, ये तो सच में बेईमान है। युएरू, जेंटल स्नो ने अधीरता से झाओ युएरू की ओर देखा, उसे इशारा करते हुए कि वह ज्यादा न करे। आखिर निमंत्रण भेजने की पहल तो उन्होंने ही की थी। अब दूसरों को नीचा दिखाना उचित नहीं होगा। झाओ युएरू ने मुंह फुलाया। उसने शी-फैंग की ओर एक नजर डाली और अपने घमंडी स्तनों को फुलाते हुए बेबसी से अपना सिर दूसरी ओर मोड़ लिया। उसे नहीं लगता था कि शी-फैंग जैसे बेचारे को कुछ भी मिल सकता है। क्षमा करें, क्षमा के तौर पर यह उपकरण स्वीकार करें। जेंटल स्नो ने तलवारबाजों के लिए बनी एक लेवल 0 कांस्य बेल्ट निकाली और शी-फैंग को दे दी। वह इस मामले को यहीं समाप्त करना चाहती थी। जेंटल स्नो की ईमानदारी देखकर शी-फैंग ने प्रस्ताव को ठुकराया नहीं। अगर वह ठुकरा देता, तो इससे उसकी छोटी सोच ही जाहिर होती। साथ ही जेंटल स्नो को लगता कि वह सुलह नहीं करना चाहता। वह दूसरों की मेहरबानी को यूं ही ठुकराता नहीं रह सकता था। इसके अलावा उसके पास वाकई एक कांस्य बेल्ट नहीं थी। हे, मुझे लगा था कि तुम में कोई बड़ी काबिलियत है। आखिरकार तुम्हें इसकी जरूरत तो है ही, झाओ युएरू ने तिरस्कार से कहा। उसे मन ही मन अपने कांस्य उपकरण के खोने का अफसोस हुआ।
उन्होंने बड़ी मुश्किल से एक दुर्लभ एलीट को मारकर यह उपकरण हासिल किया था। अब जब उनके प्रयासों का लाभ शी फैंग को मिल रहा था तो यह पूरी तरह से व्यर्थ था। शी फैंग ने अपनी भौहें थोड़ी सी कुढ़ी। एक आम आदमी भी इस तरह के उपहास और मजाक को बर्दाश्त नहीं कर सकता, शी फैंग जैसे पुनर्जन्मित व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए। चूंकि मिस स्नो ने मुझे कांसे का एक उपकरण दिया था, इसलिए मेरे लिए भी बदले में वही देना उचित होगा। ये वस्तु ही प्रतिफल उपहार है। जब शी फैंग ने भी जेंटल स्नो को कुछ उपहार देने की इच्छा जताई तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वह आश्चर्यचकित रह गई और सोचने लगी कि शी फैंग एक दिलचस्प व्यक्ति है। शी फैंग का व्यवहार बहुत ही सलीकेदार था और वह उतना मुश्किल नहीं था जितना उसने सोचा था। तुम स्नो को तोहफा दे रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि स्नो को ये पसंद भी आएगा? झाओ युएरू ने अपना सिर घुमाए बिना नहीं रह सकी। उसके ताजे लाल होठों पर एक मोहक मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक व्यंग्य छिपा था। वह शी फैंग के खुद को जरूरत से ज्यादा समझने पर मन ही मन हंस रही थी। भली स्नो ने ऐसी कौन सी चीज पहले नहीं देखी। 10 मिलियन से ज्यादा कीमत वाली लग्जरी कारें भी उसका ध्यान आकर्षित नहीं कर पाईं, खेल के किसी सामान की तो बात ही छोड़ो। इस समय शी फैंग ने अपने बैग से एक कागज का टुकड़ा निकाला। ये चित्र बॉस द्वारा दिए गए उपहारों में से एक था। शी फैंग ने लापरवाही से वह कागज जेंटल स्नो को दे दिया। जब झाओ युएरू ने शी फैंग को कागज का एक टुकड़ा निकालकर जेंटल स्नो को उपहार के रूप में देते हुए देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाए और ठंडे स्वर में बोली, क्या तुम हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, शी फैंग ने गंभीर स्वर में कहा। स्नो ने तुम्हें कांसे का एक उपकरण दिया, लेकिन तुम्हारा क्या? तुमने उसे धोखा देने के लिए कागज का एक टुकड़ा निकाल लिया। क्या तुम्हें लगता है कि कागज का एक टुकड़ा कांसे के उपकरण के बराबर हो सकता है? अगर तुम हमें बेवकूफ नहीं बना रहे हो तो फिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? शी फैंग का जवाब सुनकर झाओ युएरू और भी क्रोधित हो गई। शी फैंग के पीछे ब्लैकी और बाकी सभी पसीने से तरबतर हो गए थे। भले ही आप देवी से बात करना न चाहें, फिर भी आपको उनका अपमान नहीं करना चाहिए। क्या ये सीधे सीधे मौत को दावत देना नहीं था? उन्होंने कालकोठरी के अंदर काफी मात्रा में उपकरण प्राप्त कर लिए थे और उनमें से केवल एक टुकड़ा देने से ही समस्या आसानी से हल हो जाती। यदि शी फैंग के कार्यों से देवी क्रोधित हो जाती तो भले ही देवी स्वयं कोई कार्रवाई न करती, लेकिन उनके आसपास मौजूद खिलाड़ी निश्चित रूप से उनके लिए उन्हें मार डालते। किसी अनहोनी को होते देख ब्लैकी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई कांस्य छड़ी को दान करने का सोचा। हालांकि जेंटल स्नो ने शी फैंग द्वारा दिए गए कागज के टुकड़े को सहर्ष स्वीकार कर लिया। अचानक ब्लैकी और बाकी सभी के मुंह ओह की आकृति में खुल गए। क्या देवी ने इसे स्वीकार कर लिया? ये किस तरह की स्थिति थी? आपके उपहार के लिए धन्यवाद, मुझे ये बहुत पसंद आया। अब क्या हम कहीं ऐसी जगह जा सकते हैं जहां कम लोग हों ताकि हम आराम से बातें कर सकें? जेंटल स्नो ने कृतज्ञता से मुस्कुराते हुए कहा। शी फैंग ने भी मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिलाया। जेंटल स्नो की हल्की मुस्कान देखना मानो किसी चमकते सूरज को देखना था जो दिल को सुकून दे। ऐसी मुस्कान को जीवन भर भी भूलना मुश्किल होगा। स्नो, क्या तुम उसकी बदतमीजी को यूं ही माफ कर दोगी? झाओ युएरू ने हैरानी भरे लहजे में पूछा। कोई बात नहीं युएरू, मुझे ये चीज बहुत पसंद है। ये कहकर जेंटल स्नो मुड़ गई और शी फैंग को आगे चलने के लिए कहा। झाओ युएरू दंग रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शी फैंग ने जेंटल स्नो को किस तरह की दवा दी थी। क्या कागज का एक टुकड़ा काफी था? आखिर यह कागज का टुकड़ा क्या था? स्नो, उस आदमी ने तुम्हें क्या दिया? झाओ युएरू ने फुसफुसाते हुए पूछा। शी फैंग की कमर पर बंधी आग जलाने वाली छड़ी को देखकर ही वह समझ गई थी कि शी फैंग कोई कीमती चीज नहीं दे सकता। फिर भी जेंटल स्नो ने उसे खुशी खुशी ले लिया। इस बात ने झाओ युएरू को काफी हैरान कर दिया। बेसिक स्ट्रेंथ पोशन की एक रेसिपी। इसे पीने से खिलाड़ी की ताकत आधे घंटे के लिए 6 अंक बढ़ जाएगी, जेंटल स्नो ने शांत भाव से जवाब दिया। क्या? झाओ युएरू चौंक कर उछल पड़ी। उसके पास इतनी कीमती रेसिपी कैसे हो सकती है? औषधि बनाना सीखना बहुत कठिन था। इसके लिए आवश्यक नुस्खे दुर्लभ थे, यहाँ तक कि वर्तमान ओरोबोरोस में भी कुछ ही सामान्य नुस्खे थे। दुर्लभ नुस्खों की तो बात ही छोड़िए। एक ऐसा नुस्खा जो किसी खिलाड़ी की ताकत को 6 अंक तक बढ़ा सके, अब तक अनसुना था। अगर मौजूदा लेवल 2 के खिलाड़ियों को ताकत में 6 अतिरिक्त अंक मिल जाएं, तो इससे उनकी आक्रमण शक्ति में 12 अंकों की बढ़ोतरी हो जाएगी। कालकोठरी में प्रवेश करते समय इस औषधि का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कालकोठरी जीतने वाले गिल्डों के लिए इस नुस्खे का मूल्य कांसे के दर्जनों उपकरणों से कहीं अधिक होगा।
जब तक बुनियादी ताकत बढ़ाने वाली औषधि बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगी, इसकी आपूर्ति मांग को पूरा नहीं कर पाएगी। फिर भी शी फैंग ने ये नुस्खा उपहार में दे दिया। क्या शी फैंग इस नुस्खे का महत्व नहीं जानता था? हालांकि झाओ युएरू ने सिर हिलाकर इस धारणा को नकार दिया। इससे पहले उसने शी फैंग के चेहरे पर आत्मविश्वास का भाव देखा था। वह जानता था कि यह नुस्खा उनके संघ के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस समय झाओ युएरू ने एक बार फिर शी फैंग की ओर देखा। अपनी कही हुई बात याद करके उसके गालों पर हल्की लालिमा छा गई। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने सचमुच एक दुर्लभ नुस्खे को कागज का टुकड़ा कह दिया था। शी फैंग की मुस्कान याद करके उसे लगा कि वह उसकी अज्ञानता पर हंस रहा होगा। वह कितना घिनौना कमीना था। अब तुम्हें पता चल ही गया। मैंने पहले ही कहा था कि वह साधारण नहीं है, जेंटल स्नो ने झाओ युएरू को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। जेंटल स्नो और शी फैंग के चले जाने के बाद भी आसपास के खिलाड़ी अभी तक संभल नहीं पाए थे। ये किस तरह की स्थिति थी? एक नौसिखिए को देवी का ध्यान मिला। क्या वह व्यक्ति सचमुच नौसिखिए था? मालिक ने धीरे से हाथ हिलाया। वो नौसिखिया देवी के साथ चला गया। मूक ग्रीष्म रात्रि बहुत परेशान थी। देवी को शी फैंग के साथ इतना विनम्र व्यवहार करते देख कोई भी मूर्ख समझ सकता था कि शी फैंग इतना भोला नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने दूसरों से सुना है कि नौसिखिए ने डेथली फॉरेस्ट के हेल मोड में प्रवेश कर लिया है। स्नो गॉडेस ने उसे जानबूझकर हेल मोड की कठिनाई के बारे में जानने के लिए बुलाया होगा। वेविंग स्लोली को विश्वास नहीं था कि वह किसी को गलत समझ सकता है। शी फैंग निश्चित रूप से नौसिखिए था। वह बस बेहद भाग्यशाली रहा होगा। पहले तो उसे एक विशेषज्ञ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। अब किसी तरह उसने देवी का आशीर्वाद भी पा लिया था। डेथली फॉरेस्ट से 200 गज दक्षिण में एक चट्टानी गड्ढे में जेंटल स्नो और शी फैंग आमने सामने बैठे थे। उनके चारों ओर सुंदर दृश्य और कलकल बहती धाराएं थीं। बाकी लोग किनारे पर खड़े थे। उनमें से किसी ने भी शी फैंग और जेंटल स्नो की बातचीत सुनने की कोशिश नहीं की। वे आराम से बैठे और आपस में बातें करने लगे। मुझे आश्चर्य है कि मिस स्नो को मुझसे क्या काम है। मौत का जंगल, जेंटल स्नो ने खुलकर कहा। मुझे मौत के जंगल की रणनीति चाहिए। अपनी कीमत बताओ। हे, मुझे लगता है मिस स्नो कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। डेथली फॉरेस्ट की रणनीति मुझे कैसे पता हो सकती है? मैं तो सिर्फ एक बार ही कालकोठरी में गया हूं। शी फैंग रणनीति जानने की बात स्वीकार नहीं करना चाहता था। इससे दूसरों को शक हो सकता था। आखिरकार गॉड्स डोमेन मुख्य गॉड सिस्टम द्वारा बनाया गया गेम था। बीटा टेस्टर्स को भी कालकोठरी की विस्तृत रणनीति नहीं पता होती। ब्लैकी जैसे नौसिखियों को तो बेवकूफ बनाया जा सकता था, लेकिन जेंटल स्नो को बेवकूफ बनाना नामुमकिन था। अगर शी फैंग अपनी रणनीति सबके साथ बांट लेता तो मुसीबत खड़ी हो जाती। जेंटल स्नो ने मीठी मुस्कान बिखेरी। उसकी नजरें शी फैंग के साथियों पर एक नजर पड़ी और फिर उसने शांत भाव से कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारे साथियों ने जो भी उपकरण पहने हैं वे सब डेथली फॉरेस्ट के हिल मोड से आए हैं। हालांकि तुम्हारे दल में एक दो खिलाड़ी सही तकनीक जानते हैं, लेकिन सबको पता है कि तुमने 3 लेवल 1 के नौसिखियों को अस्थायी सदस्य के रूप में बुलाया था। ऐसे दल ने हेल मोड में प्रवेश किया और काफी सारे उपकरण भी हासिल किए। अगर तुम कहो कि तुम्हारे पास कोई जानकारी नहीं है तो क्या मैं तुम्हारी बात मानूंगी? बातें घुमा फिराकर न करें। मुझे पता है कि तुम एक बीटा टेस्टर हो और कोई साधारण बीटा टेस्टर नहीं। तुमने डेथली फॉरेस्ट पर गहन शोध किया होगा, वरना तुम कालकोठरी पार नहीं कर पाते। ये बेसिक स्ट्रेंथ पोशन रेसिपी इस बात का सबसे अच्छा सबूत है कि मैं क्यों मानती हूं कि तुमने इसे पार कर लिया है। तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारा राज किसी को नहीं बताऊंगी। जेंटल स्नो ने शी फैंग पर इस तरह अपनी निगाहें गड़ा दी मानो वह शी फैंग के पूरे अस्तित्व को देख रही हो। ठीक है, आपकी बात सही है। शी फैंग ने कंधे उचकाते हुए राहत की सांस ली। उसने कभी नहीं सोचा था कि जेंटल स्नो उन अनसुलझे सवालों के जवाब देगी। अगर जेंटल स्नो इस तरह सोचती तो शी फैंग के लिए कुछ भी अच्छा नहीं होता। तो अपनी कीमत बताओ, जेंटल स्नो ने शी फैंग के साथ मुस्कुराते हुए कहा। मानो वो कह रही हो, क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे जैसे व्यक्ति को काबू नहीं कर सकती? इस महिला को सब कुछ पता है। नोवेल बिन पर लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियन नॉवेल और चाइनीज नॉवेल मुफ्त में ऑनलाइन पढ़ें। यहाँ आपको सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियन नॉवेल और चाइनीज नॉवेल मिलेंगे, जिन्हें रोजाना अपडेट किया जाता है। ऑनलाइन नॉवेल पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, मुफ्त में ऑनलाइन पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन। जेंटल स्नो को आत्मविश्वास से मुस्कुराते देख शी फैंग मन ही मन मुस्कुरा रहा था। भेड़ की ऊन भेड़ से ही मिलती है।
अगर आप पैसा कमाना चाहते थे तो किसी धनी व्यक्ति से ही पैसा लेना स्वाभाविक था। ओरोबोरोस जैसी श्रेष्ठ गिल्ड निस्संदेह एक उपयुक्त लक्ष्य थी। शी फैंग के ज्ञान के अनुसार ओरोबोरोस गिल्ड ने पहले ही 10 से अधिक वर्चुअल रियलिटी गेम पर कब्जा कर लिया था। हालांकि गॉड्स डोमेन के उदय ने वर्चुअल गेमिंग की दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इसे मानव जाति की दूसरी दुनिया कहा जाने लगा। इसने कई अन्य वर्चुअल रियलिटी गेमों के पतन का कारण बना। इसके बाद अनगिनत कंपनियों ने गॉड्स डोमेन में अंधाधुंध निवेश करना शुरू कर दिया, अपनी गिल्ड का पोषण किया, अपना प्रभाव बढ़ाया और वर्चुअल वित्तीय दुनिया में अपना स्थान बनाया। स्वाभाविक रूप से ओरोबोरोस ने भी गॉड्स डोमेन में निवेश किया। वे भी इसकी अपार संपत्तियों में हिस्सा पाना चाहते थे। ओरोबोरोस न केवल धनी था, बल्कि उसका इतिहास भी बहुत समृद्ध था। उसके अधीन काम करने वाले विशेषज्ञों की संख्या 1000 से अधिक थी। ये 1000 लोग ईश्वर के क्षेत्र में ईश्वर हत्यारा सेना के नाम से प्रसिद्ध थे। इन 1000 विशेषज्ञों की बदौलत ओरोबोरोस ने एक विशाल आभासी साम्राज्य स्थापित किया। उन्होंने ईश्वर के क्षेत्र में 80 से अधिक शहरों को एकजुट किया, जिनमें से प्रत्येक में 10 लाख से अधिक खिलाड़ी रहते थे। ओरोबोरोस ईश्वर के क्षेत्र में एक सच्चा तानाशाह था। ओरोबोरोस के चरम उत्कर्ष के दौरान ये पूरे स्टार मून साम्राज्य के बराबर था। वहीं शैडो ने केवल 10 ऐसे शहर स्थापित किए थे जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक नहीं थी। इस तरह ओरोबोरोस वास्तविक दुनिया में एक अद्वितीय तानाशाह बन गया था। उसकी स्थिति वास्तव में अकल्पनीय थी। ये ध्यान देने योग्य है कि स्टार मून साम्राज्य गॉड्स डोमेन में मौजूद सैकड़ों साम्राज्यों में भी अपेक्षाकृत बड़ा था। यह मध्य श्रेणी के ऊपरी पायदान पर था। इसकी तुलना में ओरोबोरोस की शक्ति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। शी फैंग इतने शक्तिशाली गिल्ड के साथ काम क्यों नहीं करना चाहेगा? बात बस इतनी थी कि जेंटल स्नो के साथ काम करने का जोखिम बहुत ज्यादा था। उसकी खास पहचान की वजह से वह बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकती थी। शी फैंग को उससे सावधान रहना ही था। इसीलिए उसने जानबूझकर कुछ संकेत दिए, खासकर बेसिक स्ट्रेंथ पोशन बनाने की विधि के बारे में। वह जेंटल स्नो की प्रतिक्रिया देखना चाहता था। अगर वह कुछ गलत करती तो शी फैंग स्वाभाविक रूप से अनजान होने का नाटक करता और सारी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता। हालांकि वर्तमान स्थिति निस्संदेह वह स्थिति थी जिसका शी फैंग सबसे अधिक इंतजार कर रहा था। चूंकि आपने पहले ही समझा दिया है, मेरी कीमत ज्यादा नहीं है। 20 चांदी के सिक्के, शी फैंग ने शांत भाव से कहा। आज के समय में किसी छोटे से गिल्ड के लिए 20 चांदी के सिक्के ही उनकी पूरी संपत्ति होंगे। यहां तक कि 100 लोगों के एक बड़े समूह को भी इतनी रकम इकट्ठा करने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे। झाओ युएरू ने ठंडी सांस ली और शी फैंग को लापरवाही से 20 चांदी के सिक्के मांगते सुनकर लगभग उछल पड़ी। उसने शी फैंग को घूरते हुए गुस्से से कहा, तुम किसी को लूट क्यों नहीं लेते? यह ज्यादा तेज तरीका होगा। अगर मुझे इतने पैसे मिल जाएं तो मैं जरूर करूंगा, शी फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता होना चाहिए कि डेथली फॉरेस्ट के अंदर खिलाड़ियों के लिए बहुत सारी स्किल बुक्स, हथियार और उपकरण मौजूद हैं। इनसे खिलाड़ियों की ताकत तेजी से बढ़ सकती है। अगर तुम डेथली फॉरेस्ट को एक कदम पहले जीत लो तो भविष्य में होने वाले विकास के लाभ तो निश्चित ही होंगे। क्या तुम इसे थोड़ा सस्ता नहीं कर सकते? 20 चांदी के सिक्के। हम जैसे ओरोबोरोस भी इतनी बड़ी रकम यूं ही नहीं निकाल सकते। झाओ युएरू को अब शी फैंग से सख्त नफरत हो गई थी। हालांकि डेथली फॉरेस्ट के महत्व को ध्यान में रखते हुए उसने शी फैंग से नर्म लहजे में बात की। माफ कीजिए, लेकिन कोई बातचीत नहीं। अगर आप सहमत नहीं होते तो मैं किसी और गिल्ड के साथ काम करने पर ही विचार कर सकता हूं। शी फैंग अपने फैसले पर अडिग रहा। उसने जेंटल स्नो के साथ बहुत ईमानदारी से व्यवहार किया था। अगर फिर भी यह संभव नहीं हुआ तो वह केवल असैसिन्स एलायंस के बारे में ही सोच सकता था। असैसिन्स एलायंस धनी और प्रभावशाली था। इससे पहले उन्होंने शी फैंग की लेवल 5 ब्रॉन्ज शील्ड खरीदने के लिए 20 से ज्यादा सिल्वर खर्च किए थे। ठीक है, 20 चांदी के सिक्के, लेकिन हमें पैसे इकट्ठा करने के लिए कुछ समय चाहिए। आखिर हमारे ओरोबोरोस का प्रभाव क्षेत्र व्हाइट रिवर सिटी में नहीं बल्कि राजधानी स्टार मून सिटी में है। व्हाइट रिवर सिटी के पास ओरोबोरोस के सदस्य बहुत कम हैं। मुझे एक दिन का समय दीजिए। ये 7 चांदी के सिक्के जमा के तौर पर ले लीजिए। मैं आपको एक दिन बाद 15 चांदी के सिक्के दे दूंगी। जेंटल स्नो ने कभी सोचा भी नहीं था कि शी फैंग की लालसा इतनी ज्यादा होगी। 20 चांदी के सिक्के उसके लिए अभी भी बहुत थे, लेकिन डेथली फॉरेस्ट को साफ करना बहुत जरूरी था। उन्हें इसे जल्द से जल्द हासिल करना था। साथ ही जेंटल स्नो जानती थी कि खेल के शुरुआती दौर में चांदी के सिक्के बहुत कीमती होते हैं।
इसलिए उसने शी फैंग को ब्याज के तौर पर थोड़े ज्यादा सिक्के दे दिए थे। ठीक है, ये रहा डेथली फॉरेस्ट का नक्शा और साथ ही वे चीजें जिन पर आपको बॉस से लड़ते समय ध्यान देना होगा। शी फैंग को भी पता था कि जेंटल स्नो की बात सच थी। 20 चांदी के सिक्के इकट्ठा करना आसान नहीं था। व्हाइट रिवर सिटी में ओरोबोरोस का उतना प्रभाव नहीं था जितना कि हत्यारों के गठबंधन का था। शी फैंग ने जेंटल स्नो को डेथली फॉरेस्ट के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए पत्र भेजा। जेंटल स्नो की क्षमताओं के साथ वे नॉर्मल मोड को आसानी से पार कर लेंगे। जेंटल स्नो ने डेथली फॉरेस्ट के लिए मिली रणनीति पर नजर डाली। एक सरसरी नजर डालने के बाद ही उसका दिल थोड़ा सा कांप गया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि डेथली फॉरेस्ट इतना भयानक होगा। वहां मौजूद रास्तों की संख्या ही 36 थी। उनमें से 33 रास्ते बंद थे। वहां एक नाइट रेंजर भी था जो मौके का फायदा उठाकर आगे बढ़ता था। बॉस का विस्तृत विवरण भी था और यह भी बताया गया था कि वह कब अपनी शक्तियां इस्तेमाल करेगा। उसे निश्चित रूप से 20 सिल्वर से ज्यादा की जानकारी मिल गई थी। अगर वह दूसरों को एक एक करके रास्तों की खोज करने भेजती तो खर्च 20 सिल्वर से भी ज्यादा हो जाता। अचानक जेंटल स्नो की शी फैंग के प्रति धारणा में एक और बदलाव आया। उसे लगा कि शी फैंग उतना सरल नहीं है जितना वह दिखता है। वह निश्चित रूप से एक कुशल योद्धा था। केवल एक कुशल योद्धा ही कालकोठरी की इतनी गहरी समझ रख सकता था। हालांकि जेंटल स्नो को शी फैंग जैसे कुशल तलवारबाज की कोई याद नहीं थी। 3 दिन में ओरोबोरोस पहले लेवल 5 20 सदस्यीय डंजन डार्क मून ग्रेवयार्ड में प्रवेश करने की योजना बना रहा है। क्या आप भी साथ आना चाहेंगे? जेंटल स्नो की खूबसूरत आंखें शी फैंग की ओर देखते हुए उसे टीम डंजन में आने का न्योता दे रही थीं। वह शी फैंग की ताकत को पहले ही पहचान चुकी थी। अगर शी फैंग उनके साथ टीम डंजन में प्रवेश करता तो शायद उन्हें आसानी होती। एक तरफ से ब्लैकी ने अचंभित आंखों से शी फैंग को देखा। शी फैंग के प्रति उसकी प्रशंसा पूजा के स्तर तक पहुंच चुकी थी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि शी फैंग इतना अद्भुत होगा कि कुछ ही चालों में हिम देवी को परास्त कर देगा। देवी ने तो उसे कालकोठरी पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित भी किया। ये कितना बड़ा सम्मान था। अनगिनत पुरुष हिम देवी के साथ कालकोठरी पर आक्रमण करने का सपना देखते थे। हालांकि जेंटल स्नो के आमंत्रण को सुनकर झाओ युएरू चिढ़ गया। शी फैंग तो बस एक बीटा टेस्टर था। ज्यादा से ज्यादा उसने गॉड्स डोमेन में उनसे कुछ दिन ज्यादा बिताए थे और डेथली फॉरेस्ट के बारे में उसे ज्यादा जानकारी थी। लेकिन 20 लोगों की टीम वाला डंजन गेम के आधिकारिक रिलीज के बाद ही खुला था। बीटा टेस्ट के दौरान यह मौजूद नहीं था, इसलिए शी फैंग को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। साथ ही शी फैंग कोई शक्तिशाली विशेषज्ञ भी नहीं था। उसे आमंत्रित करने का क्या फायदा? वह तो बस डंजन में एक स्लॉट बर्बाद कर रहा होता। शी फैंग के मन में एक विचार आया। 20 लोगों वाले डंजन से बहुत सारी अच्छी चीजें मिलती थीं। डार्क मून ग्रेवयार्ड के लिए तो ये बात और भी सच थी, जहां से स्वॉर्ड्समैन के लिए कई उपयोगी उपकरण मिलते थे। उस डंजन से मिलने वाले उपकरणों के गुण भी वाइल्ड बॉस से मिलने वाले उपकरणों से कहीं बेहतर थे। हालांकि शी फैंग 20 लोगों की टीम नहीं बना सकता था, इसलिए जेंटल स्नो के साथ एक राउंड खेलने में कोई हर्ज नहीं था। ठीक है, लेकिन मेरे लिए कुछ जगह छोड़ देना। साथ ही तलवारबाजी के सभी उपकरण और गहराई के डिजाइन मेरे ही होने चाहिए। शी फैंग ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। क्या तुम थोड़ा विनम्र नहीं हो सकते? झाओ युएरू ने शी फैंग की ओर मुंह बनाकर देखा। उसे लगा कि शी फैंग हद से ज्यादा कर रहा है। अगर जेंटल स्नो ने किसी और से पूछा होता तो वे तुरंत मान जाते, यहां तक कि उपकरण लेने से भी मना कर देते। लेकिन शी फैंग को तो उपकरणों से भी ज्यादा प्राथमिकता चाहिए थी। वह उनके साथ जरा भी विनम्र नहीं था। जेंटल स्नो ने कभी सोचा भी नहीं था कि शी फैंग बाकी लोगों से इतना अलग होगा। वह बातों में कोई लाग लपेट नहीं करता था। हालांकि ये दिलचस्प था कि वह जो चाहे बोल देता था। इसके बाद जेंटल स्नो ने शी फैंग के पीछे खड़े साथियों की ओर देखा। भले ही वे नौसिखिए थे, लेकिन उनके सारे उपकरण अच्छी गुणवत्ता के थे। वे 20 लोगों वाले डंजन में बड़ी मुश्किल से ही टिक पाए थे। इसलिए जेंटल स्नो ने कहा, ठीक है, चलो एक दूसरे को दोस्त बना लेते हैं। समय आने पर हम संपर्क में रहेंगे। ठीक है, डंजन पर हमला करने से कुछ घंटे पहले मुझसे संपर्क कर लेना। मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। शी फैंग ने जेंटल स्नो की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। इसके बाद शी फैंग और उसके साथी उस छोटे से चट्टानी गड्ढे से निकलकर डार्क मून वैली की ओर चल पड़े। जब समूह डेथली फॉरेस्ट की कालकोठरी से गुजरा तो हत्यारों के गठबंधन के स्टैबिंग हॉट ने अचानक शी फैंग को पुकारा, भाई ये फैंग, मैं आपको पहचान ही नहीं पाया।
मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप स्नो गॉडेस जैसी किसी बड़ी हस्ती को जानते होंगे। भविष्य में मुझे जैसे भाई को मत भूलना, स्टैबिंग हॉट ने मजाकिया अंदाज में कहा और शी फैंग की ओर चल पड़ा। बकवास, मेरी मुलाकात मिस स्नो से बस संयोगवश हो गई, शी फैंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। भाई ये फैंग, आप बहुत विनम्र हैं। आपकी शक्ति के आधार पर आप हिम देवी के मित्र बनने के बिल्कुल योग्य हैं। आखिर आप दोनों एक ही स्तर के विशेषज्ञ हैं। स्टैबिंग हॉट को शी फैंग की विनम्रता बहुत अच्छी लगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतने महान विशेषज्ञ थे। उनका व्यवहार आम लोगों से बिल्कुल अलग था। अब स्टैबिंग हॉट शी फैंग से और भी अधिक मित्रता करना चाहता था। हमारा हथियारों का गठबंधन कालकोठरी में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा है। क्या भाई ये फैंग हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे? बेशक, आप अपनी पसंद का कोई भी उपकरण चुन सकते हैं। आप बहुत ही विनम्र हैं भाई स्टैबिंग हॉट, लेकिन मुझे अभी कुछ काम निपटाने हैं। भविष्य में मौका मिला तो मैं जरूर शामिल होऊंगा। शी फैंग ने विनम्रता से प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। स्टैबिंग हॉट ने ऊंची आवाज में बात की। आसपास के खिलाड़ियों ने उसके शब्द स्पष्ट रूप से सुने। पहले तो सभी शी फैंग को एक नौसिखिए समझते थे। हिम देवी द्वारा उसका आह्वान महज संयोग था। अब भी हथियारों के गठबंधन का सबसे ताकतवर सदस्य शी फैंग से दोस्ती करना चाहता है। आखिर यह कैसी स्थिति थी? एसेसेंस अलायंस एक बड़ा गिल्ड था जो व्हाइट रिवर सिटी में काफी मशहूर था। गिल्ड के एलीट ग्रुप के सब लीडर होने के नाते स्टैबिंग हॉट को आम खिलाड़ियों से बातचीत करने की जरूरत नहीं थी। फिर भी उसने शी फैंग से दोस्ती करने की कोशिश की। शी फैंग ने उसे ठुकरा दिया। शी फैंग का स्वभाव ही कुछ ज्यादा ही दबंग था। अगर कोई शी फैंग को नौसिखिया कहे तो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। इस स्थिति में कुछ अजीब बात थी। सभी को यही लग रहा था कि शी फैंग कोई ऐसा छिपा हुआ माहिर है जिसके बारे में आम खिलाड़ियों को पता नहीं है। वरना बड़े बड़े लोग एक के बाद एक शी फैंग से मिलने की कोशिश क्यों करते? बॉस वेविंग, उस स्टैबिंग हॉट ने सच में उस नौसिखिए से दोस्ती करने की कोशिश की। मैं सपना तो नहीं देख रही। वर्डले समर नाइट चौंक गई। क्या ये शी फैंग सच में वही नौसिखिए था जिससे वे पहले मिले थे? धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से हाथ हिलाते हुए वह मन ही मन बहुत दुखी था। पहले तो उसे उम्मीद थी कि शी फैंग बस एक नौसिखिया है, लेकिन अब दिल में छुरा घोंपने से उसकी यह उम्मीद पूरी तरह टूट गई थी। शी फैंग नौसिखिया नहीं था, वह निश्चित रूप से एक माहिर था, जैसा कि लोनली स्नो ने कहा था। शी फैंग शायद लोनली स्नो के वर्णन से भी कहीं अधिक प्रतिभाशाली था। अगर लोनली स्नो शी फैंग का साथ देता तो उसका भविष्य निश्चित रूप से उज्ज्वल होता। दूसरी ओर उन्होंने शी फैंग को भगा दिया। उन्होंने एक माहिर से दोस्ती करने का एक सुनहरा मौका गंवा दिया। बॉस, क्यों न हम जाकर माफी मांग लें? विशेषज्ञ तो बड़े दयालु होते हैं। कौन जाने, शायद वे हमें माफ भी कर दें। तब हम भी विशेषज्ञ का स्नेह पा सकते हैं। बैटल टू द एंड ने सुझाव दिया। शब्दहीन ग्रीष्म रात्रि ने पूर्ण सहमति में अपना सिर हिलाया। जैसे ही शी फैंग का दल डेथली फॉरेस्ट से निकलने ही वाला था, वेविंग स्लोली बट श्योरली और अन्य लोग दौड़ते हुए आ गए। बड़े भाई विशेषज्ञ, हमसे पहले कुछ गलतफहमियां हो गई थीं, इसलिए हम आपसे माफी मांगने आए हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमारी नादानी को माफ कर देंगे। हमारी ईमानदारी दिखाने के लिए ये चांदी का सिक्का पेश है। हमें उम्मीद है कि बड़े भाई विशेषज्ञ हमें अपना संरक्षण देंगे। धीरे धीरे हाथ हिलाते हुए माफी मांगते समय वह मुस्कुरा रहा था। उसका पहले वाला घमंड अब पूरी तरह गायब हो चुका था। वर्डले समर नाइट और बैटल टू द एंड भी लगातार माफी मांग रहे थे। वे शी फैंग के साथ मिलकर राक्षसों को कुचलना चाहते थे। अगर आप लोगों को कुछ और नहीं कहना है तो कृपया चले जाइए। मुझे अभी भी कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मेरे पास आपके साथ समय बर्बाद करने का समय नहीं है। जवाब देने के बाद शी फैंग मुड़कर जाने लगा। उसे वेविन स्लोली और बाकी लोगों के पिछले व्यवहार से जरा भी आपत्ति नहीं थी, लेकिन उनसे उन्हें ले जाने की उम्मीद करना बिल्कुल नहीं। लोनली स्नो ने वेविन स्लोली और अन्य लोगों के कार्यों पर बस अपना सिर हिलाया। अगर उन्हें पता होता कि उनके कार्यों का आज ऐसा परिणाम होगा तो शायद उन्होंने शुरुआत में ऐसा न किया होता। लोनली स्नो को शी फैंग के साथ जाते देख वर्डले समर ने अपने होंठ सिकुड़ते हुए कड़वे स्वर में कहा, छी, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? भविष्य में मैं भी एक विशेषज्ञ बनूंगा। हालांकि केवल वेविन स्लोली को ही पता था कि लोनली स्नो भविष्य में सफल होगा। वह पहले से ही उनसे बिल्कुल अलग दुनिया में था। टेल नोट्स 1 कैरी, एक गेमिंग शब्द जिसका इस्तेमाल उस खिलाड़ी को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जिसने टीम की जीत में काफी योगदान दिया।
डेथली फॉरेस्ट को छोड़ने के बाद शी फैंग का दल बिना आराम किए डार्क मून वैली की ओर तेजी से बढ़ा। खेल के मौजूदा चरण में कई खिलाड़ी पहले ही लेवल 2 पर पहुंच चुके थे। डेथली फॉरेस्ट के कालकोटरी पर हमला करने के अलावा वे ब्रुक हिल्स में रहकर लेवल 2 के चीता शावकों का शिकार करते थे। केवल कुछ विशेषज्ञ ही लेवल बढ़ाने के लिए लेवल 4 वाले क्षेत्र डार्क मून वैली जाते थे। हालांकि खिलाड़ियों के लेवल में वृद्धि के साथ जल्द ही डार्क मून वैली पर भी कब्जा हो जाएगा। आधे घंटे से अधिक समय बिताकर डार्क मून वैली लौटने के बाद उन्हें जो दृश्य देखने को मिला वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा शी फैंग ने उम्मीद की थी। कालकोटरी में कोई दिलचस्पी न रखने वाली कुछ कुलीन टुकड़ियां घाटी के बाहरी हिस्सों में घूम रहे चौथे स्तर के कोबोल्ड्स का वध कर रही थीं। ये कुलीन टुकड़ियां काफी कुशल थीं। वे हर बार 2 या 3 राक्षसों को अपनी ओर आकर्षित करती थीं, जिसमें ढालधारी योद्धा आगे रहकर कोबोल्ड्स को अपने जादूगर और उपचारक के करीब आने से रोकता था। उपचारक लगातार पीछे से हीलिंग करता रहता था, जिससे ढालधारी योद्धा की शक्ति एचपी बड़ी मुश्किल से बनी रहती थी। इस तरह से लगातार मेहनत करना थका देने वाला था, लेकिन लड़ाई से मिलने वाले फायदे भी उतने ही अच्छे थे। तीनों कोबोल्ड्स ने 2 तांबे के सिक्के और कुछ पत्थर की सामग्री गिराई थी। ईश्वर के क्षेत्र में केवल लेवल 3 और उससे ऊपर के मॉन्स्टर ही स्किल बुक्स और ब्रॉन्ज इक्विपमेंट गिराते थे। हालांकि इसकी संभावना केवल 10,000 में एक थी, फिर भी यह खिलाड़ियों को इन्हें पाने के लिए बेताब कर देती थी। फिलहाल ब्रॉन्ज इक्विपमेंट बहुत मूल्यवान थे, स्किल बुक्स तो और भी ज्यादा। इन आकर्षक चीजों के चलते भले ही इसमें कुछ खतरा शामिल हो, कई विशेषज्ञ आगे आते। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद शी फैंग मुड़ा और डार्क मून वैली के भीतरी हिस्सों की ओर चला गया। डार्क मून वैली में नए आए बाकी दल के सदस्य बहुत घबराए हुए थे। खासकर जब उन्होंने पूरे इलाके में फैले हुए चौथे स्तर के राक्षसों को देखा तो उनकी घबराहट और बढ़ गई। उनकी सांसें तेज हो गईं। हालांकि ब्लैकी इन चौथे स्तर के कोबोल्ड्स को देखकर बेहद शांत था। आखिर उसने पहले ही सैकड़ों कोबोल्ड्स को मार गिराया था। बाकी दल के सदस्यों की तरह वह बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं लग रहा था। वह बस शी फैंग के पीछे पीछे घाटी के अंदरूनी इलाकों में चला गया। कुलीन दलों की बात करें तो शी फैंग के दल को घाटी में इतनी गहराई तक प्रवेश करते देख वे दंग रह गए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि नवागंतुक दल में इतना साहस होगा। डार्क मून वैली में इस समय बहुत कम खिलाड़ी मौजूद थे। इसका पूरी तरह से विकास नहीं हुआ था, इसलिए घाटी के मध्य में बहुत सारे कोबोल्ड मौजूद थे। जैसे जैसे केंद्र की ओर बढ़ते कोबोल्ड की संख्या बढ़ती जाती, यहां तक कि 10 या उससे अधिक कोबोल्ड के समूह भी देखने को मिलते थे। वहां राक्षसों से लड़ना बेहद खतरनाक था। उन्हें कम से कम 4 या 5 कोबोल्ड का सामना करना पड़ता था। बेवजह मौत का जोखिम उठाना उचित नहीं था। दुर्भाग्यवश इन लोगों को यह नहीं पता था कि शी फैंग उनकी पिछली सोच से कहीं ज्यादा पागल था। शी फैंग घाटी के गहरे क्षेत्रों में ही नहीं गया, बल्कि वह डार्क मून वैली के केंद्र की ओर बढ़ा। वहां राक्षसों को मारने के लिए एक बढ़िया जगह थी। वहां न केवल राक्षसों की संख्या बहुत अधिक थी, बल्कि उनके फिर से पैदा होने की दर भी तेज थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वहां अयस्क मिलने की दर भी बहुत अधिक थी। ज्ञान के मामले में डार्क मून वैली में शी फैंग को स्थानीय देवता के समान माना जाता था। राक्षसों का स्थान हो, उनकी संख्या हो या उनके पुनः प्रकट होने का समय, शी फैंग ने अपने पिछले जीवन में अनगिनत घंटे शोध में बिताए थे। उस समय उनका लक्ष्य अपनी टीम की प्रगति की गति को बढ़ाना था, ताकि शैडो में उनकी स्थिति बेहतर हो सके। जीवन वाकई दिलचस्प था। पिछले जन्म में शैडो के लिए शी फैंग द्वारा किया गया बलिदान अब उसके अपने ही हित में काम आ रहा था। इससे उसकी अपनी पार्टी का स्तर तेजी से बढ़ सकता था और साथ ही उसे अयस्क की निरंतर आपूर्ति भी सुनिश्चित हो सकती थी। टूटी हुई चट्टानों के रास्ते पर चलते हुए कभी कभी 4 या 5 लेवल 4 कोबोल्ड्स के समूह दिखाई देते थे। हालांकि शी फैंग के दल के उपकरणों के सामने ये कोई बड़ी बात नहीं थी। पार्टी के गार्जियन नाइट कोला को देखें तो चाहे उसकी एचपी हो या डिफेंस, वह आसानी से एक साथ 4 कोबोल्ड्स का सामना कर सकता था। हीलर ड्राउजी स्लॉथ बिना ज्यादा मेहनत किए कोला की एचपी को 80% से ऊपर बनाए रख सकता था। अगर कोला किसी मॉन्स्टर को आगे आने देता तो लोनली स्नो आगे बढ़कर उसे पीछे धकेल देता। बाकी लोग भी जबरदस्त डैमेज पहुंचाते। शी फैंग के एक साधारण तलवार के वार से ही 100 से ज्यादा डैमेज हो सकता था, जबकि ब्लैकी के डार्क एरो से हर एक से 88 डैमेज होता था। इससे आसान लड़ाई और कोई हो ही नहीं सकती थी। कुछ ही क्षणों में 5 कोबोल्ड्स का सफाया हो गया। बाहर मौजूद एलीट पार्टी की तुलना में शी फैंग की पार्टी कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। शी फैंग ने गिरे हुए पत्थर और अयस्क को उठाया और फिर डार्क मून वैली में और अंदर की ओर बढ़ता चला गया।
एक घंटे से अधिक समय तक आगे बढ़ने के बाद शी फैंग का दल अंततः एक पहाड़ के सामने पहुंच गया। विशाल पहाड़ सैकड़ों मीटर ऊंचा था। पहाड़ के आसपास का क्षेत्र अब कोबोल्ड से भरा नहीं था, उनकी जगह वांडरिंग गनोम्स ने ले ली थी। इन वांडरिंग गनोम्स में से प्रत्येक के हाथ में एक छोटा फावड़ा था, जिसका उपयोग वे पहाड़ की चट्टानी दीवार को खोदने के लिए कर रहे थे। वहां कई गनोम ओवरसियर भी थे जो हाथ में चाबुक लिए आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे थे। भाई फैंग, यहाँ राक्षसों की संख्या बहुत अधिक है। क्या हम सचमुच यही संघर्ष करने वाले हैं? ब्लैकी ने चारों ओर नजर घुमाई तो उसका दिल थोड़ा कांप उठा। उसने विशाल पर्वत के चारों ओर सैकड़ों भटकते हुए बौनों को देखा। यहां तक कि कुछ 5वें स्तर के बौने ओवरसियर भी थे। बाहर मौजूद 10 से अधिक कोबोल्डों के समूहों की तुलना में ये जगह सचमुच एक युद्ध क्षेत्र थी। कोला ने भी मुंह भर लार निगलते हुए चिंता से कहा, पार्टी नेता, मैं शेख ही नहीं मार रहा, लेकिन 6 या 7 को पचाना मेरी सीमा है। मैं सचमुच इतने सारे राक्षसों को नहीं संभाल सकता। ये सिर्फ ब्लैकी और कोला की बात नहीं थी, बाकी लोग भी डरे हुए थे। पूरे पहाड़ पर घुमंतु बौने फैले हुए थे और ये बौने एक दूसरे के बहुत करीब थे। अगर वे शिकार करते समय कोई गलती करते तो उन्हें सैकड़ों चौथे स्तर के राक्षसों का सामना करना पड़ता। इतने सारे राक्षस लॉर्ड रैंक के फैल से कहीं ज्यादा डरावने थे। मुझे पता है कि तुम लोग उन सबको अकेले नहीं हरा सकते, लेकिन किसने कहा कि तुम में से कोई सैकड़ों बौनों का सामना कर सकता है? शी फैंग ने अपने साथियों पर आंखें घुमाईं। वह अपने साथियों के मानकों को लेकर बहुत स्पष्ट था। एक साथ 10 बौनों का सामना करना ही उनकी लगभग सीमा थी, तो वे सैकड़ों बौनों से कैसे निपट सकते थे? यहां तक कि लेवल 10 का खिलाड़ी भी सैकड़ों लेवल 4 के राक्षसों का सामना करने पर हार जाएगा। लेकिन क्या ये कहावत सही नहीं है कि अगर आप उनसे लड़कर नहीं जीत सकते तो उनसे भागकर जीत हासिल करें? शी फैंग की चपलता 30 अंक तक पहुंच गई थी। उसके पास मौजूद कांस्य जूतों को मिलाकर उसकी गति वांडरिंग गनोम्स से कम 4 अंक अधिक थी। वह आसानी से गनोम्स को चकमा दे सकता था और ब्लैकी को हेल फ्लेम नामक क्षेत्रीय आक्रमण कौशल का उपयोग करने दे सकता था। इस तरह से लगातार हमला करने की दक्षता व्यक्तिगत रूप से मारने की तुलना में कई गुना अधिक थी। इसके बाद शी फैंग ने सबको अपनी योजना के बारे में बताया। उसे ब्लैकी की जरूरत थी ताकि वह सही समय पर हेल फ्लेम का इस्तेमाल करके उसका अधिकतम प्रभाव प्राप्त कर सके। बाकी लोगों को कम एचपी वाले गनोम्स को खत्म करने का जिम्मा सौंपा गया था। जब शी फैंग ने अपनी जगह चुन ली तो उसने मुट्ठी भर पत्थर उठाए और पास के गनोम ओवरसियर की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही शी फैंग 20 गज की दूरी पर पहुंचा, ओवरसियर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चीखों ने आसपास के कई वांडरिंग गनोम्स का ध्यान आकर्षित किया। शी फैंग ने पहले एक पल इंतजार किया, गनोम ओवरसियर के चाबुक से बचते हुए वांडरिंग गनोम्स को लगातार इकट्ठा होने दिया। लगभग 30 बौनों के इकट्ठा होने पर शी फैंग मुड़ा और विपरीत दिशा में भाग गया। उसके बाद उसने एक छोटा पत्थर फेंका जो एक अन्य बौने निरीक्षक को लगा। जिस निरीक्षक को पत्थर लगा वो जोर से दहाड़ा और अपने 20 से अधिक साथियों को साथ लेकर शी फैंग की ओर दौड़ पड़ा। कुछ ही क्षणों में शी फैंग ने 60 से अधिक राक्षसों को आकर्षित कर लिया। हालांकि शी फैंग अभी संतुष्ट नहीं था। उसने राक्षसों को आकर्षित करते हुए पहाड़ के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया और 5 मिनट के भीतर सैकड़ों वांडरिंग गनोम और 10 से अधिक गनोम ओवरसियर पूरी ताकत से उसका पीछा करने लगे। उनके लिए दुर्भाग्य की बात यह थी कि शी फैंग के उपकरण बहुत ही उन्नत थे। उनकी गति बौनों की तुलना में 30% अधिक थी। शी फैंग की असाधारण तकनीकों और शरीर पर उनके नियंत्रण के बल पर वह बौनों के साथ अपनी इच्छानुसार खेल सकते थे। ब्लैकी, ढलाई के लिए तैयार हो जाओ, शी फैंग ने याद दिलाया। ठीक है। ब्लैकी बेहद उत्साहित था। यह पहली बार था जब वह एओई जादू का इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए उसे नहीं पता था कि इसके क्या प्रभाव होंगे। इसके बाद ब्लैकी की उंगलियां हवा में इशारे करने लगीं। शानदार जादुई निशान प्रकट होने लगे जो एक चकाचौंध भरे जादुई घेरे का रूप ले रहे थे और उससे एक अद्वितीय आभा निकल रही थी। जैसे ही ब्लैकी ने आखिरी अक्षर बोला, धरती कांप उठी। हरे रंग की लपटें आसमान की ओर उठी और पूरी गनोम सेना को भस्म कर दिया। 100 से अधिक क्षति का एक क्षेत्र प्रकट हुआ। 5 सेकंड के भीतर शी फैंग का पीछा कर रहे प्रत्येक गनोम को 200 से अधिक क्षति हुई। उनकी शेष शक्ति आधी से भी कम रह गई। हालांकि इन बौनों का निशाना भी बदल गया था। अब वे शी फैंग के पीछे नहीं बल्कि ब्लैकी के पीछे पड़े थे। शी फैंग अचानक रुक गया। उसने अगाध तलवार निकाली और आगे बढ़ा। गरजती हुई चमक। लेवल 4 थंडरिंग फ्लैश का न केवल कूलडाउन कम था बल्कि इसकी आक्रमण सीमा भी बढ़कर 15/3 गज हो गई थी।
इसने लगभग पूरी गनोम सेना को घेर लिया था। बिजली की 3 लकीरें गनोम सेना के ऊपर से गुजरी, जिससे प्रत्येक गनोम को 120 से अधिक अंकों का नुकसान हुआ। इस हमले ने सभी गनोमों की बची हुई शक्ति एचपी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। बचे हुए कम एचपी वाले गनोमों को कोला ने तुरंत रोक लिया। फिर लोनली स्नो ने आगे बढ़कर व्हिरलविंड स्लैश का इस्तेमाल किया और बचे हुए सभी गनोमों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। सैकड़ों बौनों का सफाया हो गया था और पीछे एक ऐसी जमीन छूट गई थी जो वस्तुओं से ढकी हुई थी। इसी बीच सभी का अनुभव स्तर तेजी से बढ़ने लगा। 10 से अधिक अंकों का अनुभव स्तर एक के बाद एक दिखाई देने लगा, जिससे सभी की आंखें चौंधिया गईं। हुआ, ब्लैकी तीसरे स्तर पर पहुंच गया था। ये तो बहुत ही शानदार है। ब्लैकी ने उत्साह से दहाड़ मारी। ये तो बस शुरुआत है। वे थोड़ी देर में फिर से प्रकट हो जाएंगे। शी फैंग हंसते हुए बोला, चलो जल्दी से ये सामान उठा लेते हैं। अचानक सभी लोग अपने अपने काम में जुट गए। 6 लोग मिलकर भी सैकड़ों बौनों से लूटी गई वस्तुओं को इकट्ठा कर रहे थे, फिर भी उन्हें इसमें काफी समय लगाना पड़ रहा था। हालांकि जैसे ही उन्होंने सामान इकट्ठा करना शुरू किया, अचानक एक विशालकाय रोबोट को चला रहा एक बौना प्रकट हुआ। बौने का चेहरा एकदम लाल था। वह तुरंत ही अदम्य क्रोध के साथ शी फैंग के दल की ओर दौड़ा। अच्छा नहीं, ये तो हैजर्ड गनोम है। सब लोग इधर उधर फैल जाओ। विशालकाय रोबोट को देखते ही शी फैंग चिल्ला उठा। जैसे ही सबने एक बौने गनोम द्वारा संचालित विशाल रोबोट को देखा, वे सहज रूप से समझ गए कि वह बहुत खतरनाक है। शी फैंग की चेतावनी सुनकर उन्होंने जमीन पर पड़े सामान को नजरअंदाज कर दिया और बिना किसी झिझक के तुरंत जंगल की ओर दौड़ पड़े। स्वाभाविक रूप से शी फैंग भी पीछे नहीं रहेगा। हैजर्ड गनोम एक बेहद खतरनाक राक्षस था। ये बात तब और भी सच साबित हुई जब वह पहली बार प्रकट हुआ। डेथ बरसेर्क सक्रिय होने पर वह वेयरवुल्फ फैल्ट से भी अधिक शक्तिशाली था। हैजर्ड गनोम विशेष एलीट स्तर 5 HP 1600 वांडरिंग गनोम्स और गनोम ओवरसियर्स को खत्म करने के बाद हैजर्ड गनोम के प्रकट होने की संभावना बहुत कम थी। हालांकि उसका प्रकट होना खिलाड़ी के बुरे सपने की शुरुआत का भी संकेत था। ईश्वर के राज्य में एक कहावत प्रचलित थी कि बौनों को उनके छोटे कद के कारण कम मत समझो। अगर वे क्रोधित हो गए तो वे किसी भी क्षण आपकी जान ले सकते हैं। अपने पिछले जीवन में शी फैंग की मुलाकात हैजर्ड गनोम से पहले भी एक बार हो चुकी थी। उस समय वह एक एलीट दल के साथ अयस्क की खुदाई कर रहा था। गनोमों को मारने के बाद हैजर्ड गनोम प्रकट हुआ। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि उनका सामना एक विशेष एलीट से होगा, इसलिए वे सभी उत्तेजित होकर उस पर टूट पड़े। हालांकि 20 सदस्यीय दल के लिए ये स्थिति एक त्रासदी में परिणत हुई। हैजर्ड गनोम की 1600 HP को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसकी रक्षा क्षमता असाधारण थी, जो उसे होने वाले नुकसान को 80% तक कम कर सकती थी। कुल्हाड़ी चलाने वाला लेवल 4 बरसेका भी गनोम से केवल 2 HP ही कम कर पाता था। दूसरी ओर हैजर्ड गनोम के हमले और भी शक्तिशाली थे। गोलियों की बौछार करने के बाद हर कोई शहर वापस जाने का मुफ्त सफर कर सकता था। हालांकि शी फैंग के दल ने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन हैजर्ड गनोम की उनके बुरे कामों के प्रति घृणा स्पष्ट रूप से अथाह थी। रोबोट की पीठ पर लगे रॉकेट अचानक प्रज्वलित हो गए। 3 मीटर से अधिक ऊंचा स्टील का यंत्र तीव्र गति से शी फैंग के दल की ओर बढ़ा। पीछा किए जाने के दौरान ब्लैकी ने भागते हुए अपने डाकेरों से हमला किया। हालांकि तीर हैजर्ड गनोम को लगा था, लेकिन इससे उसे केवल मामूली -4 का नुकसान हुआ था। नुकसान देखकर ब्लैकी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अवाक होकर कहा, घिनौना। अगर रोबोट इस गनोम की रक्षा नहीं कर रहा होता तो मैं इसे कभी भी एक ही झटके में खत्म कर सकता था। अभी इसकी चिंता मत करो और भागने पर ध्यान दो। गोलियों से बचने पर ध्यान दो। जैसे ही हम पहाड़ से 1200 गज दूर होंगे, हैजर्ड गनोम वापस आ जाएगा। शी फैंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी एक सलाह के बाद ब्लैकी का कौशल इतना सुधर जाएगा कि वह चलते फिरते भी अपने लक्ष्य को भेद सकेगा। हालांकि हैजर्ड गनोम से सीधे मुकाबला करना बहुत बड़ी मूर्खता होगी। ब्लैकी शी फैंग के इरादे समझ गया। वह मुड़ा और ईविल विप मंत्र का जाप करने लगा, जिससे पीछा कर रहे हैजर्ड गनोम को 5 कांटों से जकड़ लिया और उसकी गति काफी कम हो गई। इसके साथ ही सभी लोग गनोम से काफी दूरी बनाने में कामयाब हो गए। जब हैजर्ड गनोम 5 कांटों से मुक्त हुआ तो अचानक उसके सिर पर -23, -24, -23, -23, -24 का भारी नुकसान दिखाई दिया। पल भर में उसका HP घटकर 1479 हो गया। ईविल विप से हुआ नुकसान तो हद से ज्यादा था। ब्लैकी हैरान रह गया। इससे पहले उसके लेवल 3 के डाकेरों से सिर्फ -4 का नुकसान हुआ था।
वहीं दूसरी ओर एविल विप से कुल मिलाकर 100 से ज्यादा का नुकसान हुआ था। दोनों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा था। क्या हैजर्ड गनोम को इस तरह का शौक था? जब हैजर्ड गनोम की एचपी अचानक थोड़ी कम हो गई तो शी फैंग को उम्मीद की किरण दिखाई दी। हैजर्ड गनोम पर पौधों से होने वाले हमलों का कोई असर नहीं था। शी फैंग ने तुरंत आदेश दिया, सब लोग भागना बंद करो। कोला, हैजर्ड गनोम की घृणा शक्ति का इस्तेमाल करो और उसकी पीठ को समूह की ओर कर दो। बाकी लोग हमला करो और अपनी अपनी जगह पर खड़े रहो। जैसे ही हैजर्ड गनोम अपनी बंदूक उठाए, तुरंत गोली से बचो। ब्लैकी, ईविल विप का कूलडाउन खत्म होते ही तुरंत हमला करो। हमारे पास उसे खत्म करने का मौका है। 1200 गज की दूरी पार करने से पहले वे जीवित रहेंगे या मरेंगे, यह निश्चित था। तो फिर क्यों न मुकाबला किया जाए? कौन जाने, शायद वे इस खतरे के साए से छुटकारा पा सकें। शी फैंग के पिछले जीवन में हैजर्ड गनोम को मारने वाला कोई खिलाड़ी नहीं था। अगर वे अब उसे मार दें तो शायद कुछ अच्छा मिल जाए। फिलहाल हैजर्ड गनोम की घृणा ब्लैकी पर केंद्रित थी। हालांकि लोनली स्नो गनोम से एक कदम आगे था और उसने उस पर चार्ज का इस्तेमाल किया। उसने गनोम पर वुलविन स्लैश का प्रयोग किया जिससे उसे 3 अंक का नुकसान हुआ। हालांकि नुकसान कम था, लेकिन इससे उत्पन्न क्षणिक बेहोशी की स्थिति ने कोला को डिवाइन स्ट्राइक और उसके बाद पनिशमेंट का उपयोग करने का मौका दिया। इन दोनों हमलों से -3 और -2 का नुकसान हुआ और इनसे उत्पन्न अतिरिक्त घृणा के कारण हैजर्ड गनोम कोला पर केंद्रित हो गया। हैजर्ड गनोम ने रोबोट के दाहिने हाथ पर लगी बिजली की आरी को आगे बढ़ाया और कोला पर जोरदार वार किया। कोला ने अपनी ढाल से हमले को रोका, उसका शरीर 3 कदम पीछे हट गया और उसके सिर के ऊपर -147 का डैमेज दिखाई दिया। कोला चौंक गया। जब बिजली की आरी से अगला हमला हुआ तो उसने तेजी से चकमा दिया और एक तरफ लुढ़क गया, जिससे वह हमले से पूरी तरह बच गया। ड्राउजी स्लॉथ ने तुरंत कोला को 2 बार ठीक किया, जिससे कोला को लगभग 100 एचपी वापस मिल गए। इतना भयानक नुकसान, लोनली स्नो भी चौंक गया। अब उसकी हिम्मत नहीं रही कि वह वहां रुके। वह मुड़कर बौने से 10 गज से भी ज्यादा दूर भाग गया। बिजली की आरी से एक बार भी चोट लगने पर उसकी मौत निश्चित थी। दूसरी ओर शी फैंग उससे बिल्कुल नहीं डरा। वह तुरंत हैजर्ड गनोम के पीछे पहुंच गया और थंडरिंग फ्लैश, डबल चॉप और चॉप जैसी कई स्किल्स का इस्तेमाल करने लगा। बीच बीच में लगने वाले क्रिटिकल हिट से उससे -16 का नुकसान भी होता था। बाकी लोगों की तुलना में शी फैंग का डैमेज पहले से ही बहुत ज्यादा था। हालांकि हैजर्ड गनोम ने शी फैंग के हमलों को केवल तिरस्कार भरी नजर से देखा। उसने कोला पर हमला करने के लिए अपनी इलेक्ट्रिक आरी का इस्तेमाल जारी रखा। भयंकर हमलों की एक श्रृंखला ने कोला को लगातार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। उसका एचपी भी लगातार गिर रहा था। पीछे ड्राउजी स्लॉथ की हीलिंग कोला को हो रहे नुकसान की भरपाई नहीं कर पा रही थी। वह बस देखता रह गया जैसे जैसे कोला मौत के करीब पहुंचता जा रहा था। सबसे अहम मौके पर शी फैंग ने एबिसल बाइंड का इस्तेमाल किया। 9 गहरे काले जंजीरों ने हैजर्ड गनोम को बांध दिया, जिससे कोला को थोड़ी राहत मिली। 3 सेकंड 1 के भीतर हैजर्ड गनोम ने सभी के हमलों की बौछार के बाद अपने एचपी का केवल 7% खोया था। पार्टी द्वारा पहुंचाया गया कुल नुकसान ब्लैकी के एक ईविल विप के बराबर भी नहीं था। 3 सेकंड बीतते ही हैजर्ड गनोम को आज़ादी मिल गई। हरे रंग की त्वचा वाले गनोम के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। उसके छोटे हाथ इधर उधर हिल रहे थे और बटन दबा रहे थे। बिजली की आरी पकड़े रोबोट के हाथ ने एक गोल चक्कर लगाया, जिससे एक सुंदर चाप बन गया। शी फैंग का पूरा शरीर हवा में उड़ गया। वह एक पेड़ से टकराया और उसके 286 एचपी कम हो गए। कोला तेजी से आगे बढ़ा, उसकी एचपी आधी से ज्यादा ठीक हो चुकी थी। उसने एक बार फिर डिवाइन स्ट्राइक और पनिशमेंट का इस्तेमाल किया और हैजर्ड गनोम की नफरत को वापस खींचने की कोशिश की। हालांकि हैजर्ड गनोम ने कोला को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। इसके बजाय उसने अपने बाएं हाथ में बंदूक उठाई, निशाना साधा और शी फैंग पर गोलियों की बौछार कर दी। गोलियों की बौछार शी फैंग की ओर बढ़ी। हालांकि शी फैंग हवा में उड़ने के बाद अभी तक जमीन पर नहीं उतरा था, इसलिए गोलियों से बचना उसके लिए नामुमकिन था। फैंटम किल। शी फैंग का हमशक्ल तुरंत उसके सामने प्रकट हो गया। हमशक्ल ने अपनी तलवार लहराते हुए लगातार गोलियों को रोका। इसी बीच शी फैंग ने ग्रेविटी लिबरेशन को सक्रिय कर दिया था। वह एक पेड़ की चोटी पर कूद गया और हैजर्ड गनोम के हमले की सीमा से बच गया। हालांकि उसका हमशक्ल मारा जा चुका था। गोलियों का एक कारतूस खत्म होने के बाद हैजर्ड गनोम ने मैगजीन बदलना शुरू कर दिया। इसके बाद वह शी फैंग की ओर तेजी से बढ़ता रहा।
बाकी सभी लोग केवल हमला करते रहे और धीरे धीरे हेज़र्ड गनोम की शक्ति को कम करते रहे। हालांकि ग्रेविटी लिबरेशन सक्रिय करने के बाद शी फैंग को निशाना बनाना आसान नहीं था। शी फैंग ने सुरक्षा के लिए पेड़ों का सहारा भी लिया। वह बड़ी मुश्किल से उड़ती गोलियों से बचते हुए गनोम का पीछा करता रहा। ब्लैकी की बात करें तो जैसे ही ईविल व्हिप तैयार होगा वो तुरंत उसका इस्तेमाल करेगा। हेज़र्ड गनोम का एचपी लगातार गिरता रहा, 64%, 50%, 30%, 20%, 10%। जब हेज़र्ड गनोम की केवल 10% शक्ति बची थी तो वह अचानक धातु की मशीन से बाहर कूद गया। उसने रॉकेट बूट्स पहने हुए थे और भागने लगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्या राक्षस सच में भाग सकते हैं? ब्लैकी ने देखा कि हेज़र्ड गनोम अत्यंत तेजी से एक ऐसी जगह की ओर भागा जहां कोई नहीं था। बाकी लोग भी हैरान रह गए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि बोना इतना बुद्धिमान होगा। जैसे ही उसे पता चला कि वह लड़ाई नहीं जीत सकता, वह भाग गया। हम उसे भागने नहीं दे सकते, नहीं तो हमारी सारी लड़ाई बेकार हो जाएगी। कोला तुरंत उस बौने के पीछे भागा। कुछ ही देर पहले हेज़र्ड बौने ने उसे परेशान किया था, इसलिए उसका दिल गुस्से से भरा हुआ था। भला कैसे वह हेज़र्ड बौने को, जिसने उनका फायदा उठाया था, भागने दे सकता था? भागना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। शी फैंग ने पवन तलवार लेकर उसका पीछा किया। हालांकि हेज़र्ड गनोम अविचलित रहा। उसने शी फैंग को चिढ़ाने वाली नज़र से देखा और फिर अपनी कमर पर एक बटन दबाया। रॉकेट बूट से भारी मात्रा में आग निकली और वे उड़ने के लिए तैयार हो गए। टेल नोट्स 3 सेकंड के भीतर अगाध बंधन की प्रभावी अवधि। हेज़र्ड गनोम के बेशर्म रॉकेट बूट्स ने सबको चौंका दिया। उन्होंने इससे पहले कभी इतना कुशल भागने वाला राक्षस नहीं देखा था। उसके मानवीय हाव भाव और हरकतें अन्य सामान्य पात्रों से बिल्कुल अलग थीं। हेज़र्ड गनोम एक ऐसे व्यक्ति की तरह था जो सामान्य पात्र होने का नाटक कर रहा हो। लाल रंग की लपटों की 2 लकीरें भड़क उठीं और धीरे धीरे हेज़र्ड गनोम को हवा में उठा लिया। सभी के मन में अनिच्छा थी। हालांकि वे अब उसे रोक नहीं सकते थे, बल्कि अपनी आंखों से उस खतरनाक बौने को भागते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। दल के जादूगर उस खतरनाक बौने से 40 गज से अधिक दूर थे। अकेला बर्फीला बौना भी उससे 30 गज से अधिक दूर था। वह हमले की सीमा में नहीं था। साथ ही हमले का बेहोश करने वाला प्रभाव भी बेअसर हो जाता क्योंकि लक्ष्य हवा में तैर रहा था। केवल गति में वृद्धि ही प्रभावी होती। फिलहाल केवल शी फैंग ही हेज़र्ड गनोम के करीब था। वह उससे मात्र 15 गज की दूरी पर था। हालांकि शी फैंग के पास कोई दूर से हमला करने की क्षमता नहीं थी। अगर वह उसका पीछा भी करता तो उसके पहुंचने तक हेज़र्ड गनोम जमीन से 20 गज से भी अधिक ऊपर उठ चुका होता। अंततः शी फैंग को बस हेज़र्ड गनोम को भागते हुए देखना पड़ता। 9 ड्रैगन स्लैश। शी फैंग जानता था कि वह उसका पीछा नहीं कर सकता। उसने अपने हाथ में काली धुंध से घिरी अगाध तलवार लहराई। पलक झपकते ही काली धुंध की 9 लकीरें उस हेज़र्ड गनोम की ओर बढ़ीं। शी फैंग इतने चालाक हेज़र्ड गनोम को भागने नहीं देना चाहता था। शुरू में शी फैंग ने हेज़र्ड गनोम को केवल एक औसत स्पेशल एलीट समझा था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि गनोम किसी खिलाड़ी की तरह इतना कुछ होगा। भगवान के क्षेत्र में 10 साल खेलने के दौरान शी फैंग ने शायद ही कभी इतने बुद्धिमान बौनों को देखा हो। मुख्य देव प्रणाली किसी छोटे राक्षस को यूं ही इतनी बुद्धि प्रदान नहीं करती। ऐसे वरदानों के पीछे आमतौर पर गहरा अर्थ होता है। उदाहरण के लिए वे मानव नायक या पौराणिक प्राणी सभी महान व्यक्तित्व थे। उनके अस्तित्व से ही लोग भयभीत हो जाते थे। हालांकि इस खतरनाक बौने की बुद्धि उन नायकों या पौराणिक प्राणियों के स्तर तक नहीं पहुंचती थी, फिर भी वह एक बॉस राक्षस से कहीं अधिक बुद्धिमान था। इसे मारने से अकल्पनीय लाभ भी हो सकते थे। फिलहाल हेज़र्ड गनोम की प्रदर्शित जानकारी बदल गई है। वह अचानक आर्कस मैडॉक्स बन गया है। आर्कस मैडॉक्स प्लॉड रैंक स्तर 5, HP 600/600। ये नाम देखते ही शी फैंग को कुछ जाना पहचाना सा लगा। ऐसा लगता है कि उसने इसे पहले सुना था, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ याद नहीं आ रहा था। हालांकि उस बौने के पास केवल 600 HP थे। शी फैंग को पूरा भरोसा था कि वह 9 ड्रैगन स्लैश से उस बौने को मार सकता है। ठीक उसी समय जब 9 तलवारों की परछाइयां आर्कस मैडॉक्स को भेदने ही वाली थीं, बौने ने अपने छोटे से थैले से कुछ इस्पात की गोलियां निकाली। उसने उन गोलियों को रसातल ब्लेड के प्रेतों पर फेंक दिया। दोनों हमलावरों के संपर्क में आते ही जोरदार चिंगारियां भड़क उठीं। होन होन होन। कई विस्फोटों के कारण अगाध ब्लेड के प्रेत पीछे हटने पर मजबूर हो गए। जैसे ही प्रेत आर्कस मैडॉक्स पर दोबारा हमला करने के लिए तैयार हुए, वह तुरंत 30 गज दूर उड़ गया।
इस बीच अगाध ब्लेड के नौप्रेत केवल 30 गज की दूरी के भीतर के लक्ष्यों पर ही हमला कर सकते थे। आर्कस मैडॉक्स के भाग निकलने पर शी-फैंग असहाय होकर देखता रह गया। धत्तेरे की, ऐसा राक्षस कैसे हो सकता है? उसकी भागने की क्षमता तो बस एक है। ब्लैकी ने भागते हुए आर्कस मैडॉक्स को घूरते हुए शाप दिया। कोला भी गुस्से से अपने दांत पीस रहा था और उसने पास के एक पेड़ की ओर कुछ मुक्के मारे। पार्टी के अन्य सदस्यों ने भी असंतोष व्यक्त किया। सभी ने इस विशालकाय राक्षस के खिलाफ लंबे समय तक और जोरदार लड़ाई लड़ी, लेकिन जब वे अपने प्रयासों का फल पाने ही वाले थे तभी उनका इनाम पंख लगाकर उड़ गया। क्या इससे ज्यादा निराशाजनक कुछ हो सकता है? भाई फैंग, चलो उसका पीछा करते रहें। ब्लैकी ने पाया कि गनोम की गति तेज नहीं थी, साथ ही उसके जूतों में ईंधन की मात्रा भी सीमित होनी चाहिए। कौन जाने, शायद थोड़ी देर बाद गनोम जमीन पर उतर जाए। छोड़ो इसे, चलो बौनों को मारना जारी रखते हैं। शी-फैंग ने सिर हिलाया। अगर वे बौने का पीछा कर सकते तो शी-फैंग कब का उसके पीछे भाग चुका होता। लेकिन बौने के रॉकेट बूट्स बहुत शक्तिशाली थे। इन्हें भगवान के क्षेत्र के दिव्य भागने के उपकरणों में से एक माना जाता था। अभी अभी बूट्स सक्रिय हुए थे। इनकी गति पल भर में अचानक बढ़ जाएगी और बौना पलक झपकते ही गायब हो जाएगा। बौने को ढूंढना उनके लिए नामुमकिन होगा। जैसा कि उम्मीद थी, रॉकेट बूट्स से निकलती लपटें कुछ ही क्षणों में बहुत बढ़ गईं। शियू, आर्कस मैडॉक्स हवा से गायब हो गया, फिर कभी दिखाई नहीं दिया। बेहतर होगा कि हम दोबारा न मिलें। अगली बार बच निकलने का सपना देखना, ब्लैकी ने हताश स्वर में कहा और उस जगह की ओर देखा जहां से आर्कस मैडॉक्स गायब हो गया था। शी-फैंग को मन ही मन उस बौने को जाने देने का अफसोस हुआ। हालांकि अब से भटकते हुए बौनों पर हमला करना खतरनाक नहीं रहेगा। इस अनुभव के बाद खतरनाक बौना शायद फिर कभी दिखाई नहीं देगा। चलो चलते हैं, वांडरिंग गनोम्स पर अपना काम जारी रखते हैं। शी-फैंग ने मुड़कर अपने साथियों से कहा, भाई फैंग, आप अब भी सबसे अच्छे हैं। यह विचार मेरे दिमाग में कैसे नहीं आया? अगर हम इस कमीने के सभी रिश्तेदारों को मार डालें तो देखते हैं कि वह दोबारा आता है या नहीं। ब्लैकी ने हंसते हुए कहा। शी-फैंग अवाक रह गया। वह मुड़ा और चला गया। अब उसने कल्पनाओं में खोए हुए ब्लैकी पर कोई ध्यान नहीं दिया। अचानक शी-फैंग सदमे से अपने कदम रोक बैठा। धिक्कार है, हमारी किस्मत कितनी खराब है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आर्कस मैडॉक्स यहाँ प्रकट होगा, और वो भी लेवल 5 का खतरनाक बौना। शी-फैंग ने अपनी मुठियां भींच ली, उसकी भौहें तन गईं। वह पहली बार इतना क्रोधित हुआ था। जब सबने शी-फैंग के क्रोधित चेहरे को देखा तो उन्हें लगा जैसे आसपास ठंडक सी छा गई हो। वे एक कदम पीछे हट गए, उनके माथे पसीने से भीग गए। पहले तो उन्हें शी-फैंग एक शांत और सौम्य व्यक्ति लगता था। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि गुस्से में शी-फैंग इतना भयानक हो जाएगा। उनके आसपास का जंगल अब जीवंत नहीं लग रहा था, बल्कि एक जमे हुए नरक जैसा लग रहा था, शांत, ठंडा और अंधेरा। भाई फैंग, क्या आप ठीक हैं? ब्लैकी ने सावधानी से पूछा। वह हैरान था। शी-फैंग गुस्से में या दूसरों से बहस करते समय जैसा होता था, उससे बिल्कुल अलग था। ब्लैकी ने शी-फैंग को इस हद तक क्रोधित पहली बार देखा था। अरे कुछ नहीं, शी-फैंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसने अपने भीतर की तीव्र हत्या की भावना को पुनः समेट लिया। ईश्वर के क्षेत्र में खेलते हुए शी-फैंग ने वर्षों में धीरे धीरे ऐसी हत्या की भावना को निखारा था। 10 साल बाद के अत्याचारी भालुकोला की तुलना में शी-फैंग की हत्या की भावना में कुछ भी खास नहीं था। हालांकि वर्तमान में ये ब्लैकी और अन्य लोगों के लिए असहनीय थी। शी-फैंग को आखिरकार आर्कस मैडॉक्स का नाम याद आ गया। आर्कस मैडॉक्स ईश्वर के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध ग्रैंडमास्टर इंजीनियर थे। 3 साल पहले आर्कस मैडॉक्स ने आकाश के लिए ट्विन स्नैक रिंग का निर्माण करके पूरे देश को चौंका दिया था और इसी दौरान उन्होंने गनोम साम्राज्य की स्थापना की। इसके साथ ही नया अपडेट, नए विश्व का उदय भी सक्रिय हो गया। उस समय अनगिनत सुपर गिल्ड्स ने किले ट्विन स्नैक रिंग की ओर अभियान शुरू किए। हालांकि वे सभी नष्ट हो गए और इस परिणाम का कारण आर्कस मैडॉक्स ही थे। दूसरी ओर शी-फैंग को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक महान व्यक्तित्व उसकी आंखों के सामने प्रकट हो चुका है। उसने आर्कस मैडॉक्स को मारने का मौका भी गंवा दिया था, तो शी-फैंग का क्रोधित न होना भला कैसे संभव था? पार्टी नेता, यहाँ एक डिब्बा है। क्या ये विस्फोटों के दौरान आर्कस मैडॉक्स से गिरा था? अब तक चुप रहे लालची चूहे ने घास से एक छोटा सा धातु का डिब्बा उठाते हुए पूछा। शी-फैंग को डिब्बा मिला और उसने उसे देखा। उसने देखा कि धातु के डिब्बे पर आर्कस मैडॉक्स शब्द खुदे हुए थे। डिब्बा खोलते ही शी-फैंग अचानक हंसते हुए बोला, वाह,
बहुत बढ़िया, माउस। इससे हमारी लड़ाई बेकार नहीं गई। जब समूह ने शी-फैन को खुशमिजाज देखा, तो वे समझ गए कि वो वस्तु बहुत कीमती होगी, क्योंकि शी-फैन की नज़रों में साधारण वस्तुओं का कोई महत्व नहीं था। जहां तक उस वस्तु को अपने लिए पाने की बात है, उनमें से किसी के मन में कभी ऐसा विचार नहीं आया। उन्होंने बहुत पहले ही शी-फैन को अपना आदर्श मान लिया था, और अपने आदर्श की सहायता कर पाना स्वाभाविक रूप से उन्हें प्रसन्न करता था। चलिए इसे इस तरह करते हैं। आप लोग यहीं रहकर अभ्यास करें और अपना लेवल बढ़ाएं। मुझे अभी कुछ काम करना है। जब आप सभी लेवल 4 पर पहुंच जाएं तो मुझे सूचित कर देना। शी-फैंग ने धातु का डिब्बा उठाया और जल्दी से व्यवस्थाएं करने लगा। आगे के काम में कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। केवल शी-फैंग ही आगे बढ़ सकता था। शी-फैंग का आदेश सुनकर सभी अनिच्छुक महसूस कर रहे थे। हालांकि जब उन्हें पता चला कि शी-फैंग ने उनके लिए चौथे स्तर पर पहुंचने के बाद की योजना बनाई है, तो उनकी उत्सुकता बढ़ गई और उन्होंने शी-फैंग की व्यवस्थाओं का पालन किया। इसके बाद शी-फैंग ने डार्क मून वैली के गहरे क्षेत्रों को छोड़ दिया। इस दल के पास ब्लैकी की क्षेत्रीय प्रभाव वाली क्षमता थी। एक बार में 7 या 8 गनोम को मारना उनके लिए कोई समस्या नहीं थी, और उनकी लेवलिंग की गति अन्य दलों की तुलना में कम से कम 2 या 3 गुना तेज थी। दूसरी ओर शी-फैंग को इस धातु के बक्से का उपयोग करने और भगवान के क्षेत्र में अपनी योजनाओं का पहला कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी। टेल नोट्स 1 बग खेल में एक त्रुटि जो खेल के भीतर कोई क्रिया करने पर अप्रत्याशित परिणाम उत्पन्न करती है। डार्क मून वैली छोड़ने के बाद शी-फैंग तेजी से स्कारलेट लेक की ओर बढ़ा। उसने समय बचाने के लिए ग्रेविटी लिबरेशन को भी सक्रिय कर दिया था। डार्क मून वैली की ओर जा रहे खिलाड़ियों ने शी-फैंग को आंधी की तरह तेजी से उनके पास से गुजरते देखा। उसकी गति चौंकाने वाली थी और उसका शरीर बस एक धुंधली सी आकृति बनकर रह गया। वह कौन है? वह कौन सा हत्यारा है? उसकी गति तो बहुत तेज है। नहीं, उसकी कमर देखो। वहां तलवार लटक रही है, खंजर नहीं। उसे तलवारबाज होना चाहिए। अरे यार, क्या आजकल के तलवारबाज इतने ताकतवर हैं? फोरम पर फैली अफवाह के मुताबिक एक रहस्यमयी तलवारबाज ने रेड लीफ टाउन के मेयर को मार डाला। डेथली फॉरेस्ट में भी एक शक्तिशाली तलवारबाज था जिसे स्नो गॉडेस से आमंत्रण मिला था। अगर मुझे इसके बारे में पहले पता होता तो मैं तलवारबाज बनकर ही खेलता। क्या आपको लगता है कि वे एक ही व्यक्ति हैं? बिल्कुल नहीं। मैंने उस तलवारबाज को देखा था जिसने मेयर को मारा था। वह पुरुष तलवारबाज काले भालू जितना विशालकाय था। उसकी भुजाएं ही हमारी जांघों से मोटी थीं। उसने उस लेवल 15 के मेयर को जबरदस्ती मार डाला था। वहां से गुजर रहे खिलाड़ी शी-फैंग को जाते देख आपस में चर्चा करने लगे। वे मन ही मन तलवारबाज की इस क्षमता को लेकर अवाक थे। अगर इतनी शक्तिशाली क्षमता होती तो वे भी तलवारबाज बनकर ही खेलते। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगर शी-फैंग को उनके विचार पता होते तो शायद वह इसे हंसी में उड़ा देता। ईश्वर के क्षेत्र में कोई सबसे शक्तिशाली क्षमता नहीं होती, केवल सबसे शक्तिशाली खिलाड़ी ही होता है। शी-फैंग विशाल मैदानों में 2 घंटे से अधिक समय तक दौड़ता रहा। उसने कई बार ग्रेविटी लिबरेशन का इस्तेमाल किया और उच्च स्तर के राक्षसों से बचता रहा। वह लेवल 6 के नक्शे वुल्फमैन्स रूइंस और लेवल 8 के नक्शे ओरो फोर्ट से गुजरते हुए लेवल 10 के इलाके स्कारलेट लेक में पहुंचा। स्कारलेट झील 10वें स्तर के जल तत्वकों और नन्हे मछुआरों का खेल का मैदान थी। एक ऊंची जगह से देखते हुए शी-फैंग ने नन्हे मछुआरों के समूहों को गश्त करते देखा। स्कारलेट झील के जितना करीब जाते, नन्हे मछुआरों की संख्या उतनी ही बढ़ती जाती। स्कारलेट झील का मध्य भाग नन्हे मछुआरों का अड्डा था, जबकि झील के पानी में परेशान करने वाले जल तत्वक भरे हुए थे। स्कारलेट लेक में राक्षसों की घनी आबादी और बड़ी संख्या के कारण लिटिल फिशमैन की शाप देने की क्षमता बेहद भयानक थी। ये किसी खिलाड़ी के गुणों को सोखकर उन्हें अपने में समाहित कर सकती थी। जितना अधिक समय तक वे लड़ते, उतने ही शक्तिशाली होते जाते। उन्हें मारना बेहद मुश्किल था। साथ ही यहाँ कोई क्वेस्ट न होने के कारण बहुत कम खिलाड़ी स्वेच्छा से यहाँ अपना लेवल बढ़ाने के लिए आते थे। हालांकि शी-फैंग को स्कारलेट झील के गहरे क्षेत्रों में प्रवेश करना पड़ा। आर्कस मैडॉक्स द्वारा गिराया गया धातु का बक्सा अत्यंत कीमती था। अगर आर्कस मैडॉक्स को पता चलता कि यह शी-फैंग के हाथ लग गया है, तो वह शायद गुस्से से खून बहाकर मर जाता। बक्से के अंदर एक खजाने का नक्शा था और उसमें छिपा खजाना स्कारलेट झील में स्थित था। शी-फैंग 10 साल से अधिक समय से गॉड्स डोमेन खेल रहा था। उसने गॉड्स डोमेन के इतिहास के बारे में व्यापक शोध किया था। उन्हें सचमुच यह उम्मीद नहीं थी कि आर्कस मैडॉक्स के पास ये खजाने का नक्शा होगा। यह एक ऐसे रहस्य का रिकॉर्ड था जो स्वर्ग को हिला देने वाला था।
900 वर्ष पूर्व रसायन शास्त्र के उस्ताद मोलोटोव ने अपने पूरे परिश्रम से एक वस्तु का निर्माण किया था। इस वस्तु के लिए ईश्वर के राज्य के बड़े देशों के बीच युद्ध हुए। 10 से अधिक वीरों ने इसके लिए लड़ाई लड़ी। हालांकि अंत में यह वस्तु खो गई और इसका पता अज्ञात है। ये ईश्वर के राज्य में एक अनसुलझा रहस्य बन गई है। इसी बीच संयोगवश शी फैंग के हाथों में मौजूद खजाने के नक्शे में इस वस्तु का स्थान दर्ज हो गया। ये वस्तु थी दार्शनिक पत्थर। ये रसायन शास्त्र के लिए एक पवित्र वस्तु थी। यदि रसायन शास्त्री दार्शनिक पत्थर प्राप्त कर लेते तो वे पत्थर को सोने में परिवर्तित करने की क्षमता प्राप्त कर लेते और अपार धन अर्जित कर लेते। वे मृतकों को भी पुनर्जीवित कर सकते थे, जिससे रसायन शास्त्र का समतुल्य विनिमय का नियम टूट जाता। किसने सोचा होगा कि इतनी पवित्र वस्तु को स्कारलेट लेक जैसी इतनी साधारण जगह पर रखा जाएगा। हालांकि स्कारलेट झील शी फैंग के लिए अभी भी एक खतरनाक जगह थी। सब कुछ कहने के बाद भी शी फैंग और यहाँ के राक्षसों के बीच 8 स्तरों का अंतर था। स्तरों के इस अंतर के कारण शी फैंग स्तर 10 के राक्षसों का मुकाबला नहीं कर सकता था। एट्रीब्यूट चुराने वाले छोटे मछली जैसे राक्षसों की तो बात ही छोड़िए। हालांकि शी फैंग जोखिम उठाने से खुद को रोक नहीं पाया। जितनी जल्दी उसे दार्शनिक पत्थर मिल जाता उतनी ही जल्दी उसका मन शांत हो जाता। अगर वह 7वें या 8वें स्तर तक इंतजार करता तो कोई और उस पर दावा कर सकता था, और जब वह समय आता तो उसे पछतावा भी नहीं होता। शी फैंग ने अपने थैले से धातु का डिब्बा निकाला और उसमें से खजाने का नक्शा सावधानीपूर्वक बाहर निकाला। उसने उसका विस्तार से अध्ययन करना शुरू कर दिया। खजाने के नक्शे पर निशान एकदम स्पष्ट थे। खजाना छोटे मछुआरों के घोंसले के ठीक नीचे स्थित था। लेकिन शी फैंग इन सभी छोटे मछुआरों के चारों ओर कैसे चक्कर लगाएगा? जल तत्वों की समस्या का भी समाधान करना आवश्यक था। हालांकि जल तत्वों की शक्ति कम थी, लेकिन उन पर शारीरिक हमलों का 60% तक असर नहीं होता था। उनके पास गति कम करने का कौशल भी था, इसलिए वे हाथापाई करने वाले खिलाड़ियों के लिए सिरदर्द थे। आधे घंटे तक अवलोकन करने के बाद शी फैंग ने पाया कि छोटे मछुआरे हमेशा गश्त पर नहीं रहते थे। वे बीच बीच में आराम भी करते थे। साथ ही ये छोटे मछुआरे केवल झील के किनारे ही सक्रिय रहते थे। वे शायद ही कभी पानी में उतरते थे, क्योंकि एक बार पानी में उतरने पर उनकी गति 60% तक कम हो जाती थी। शी फैंग इस थोड़े से आराम का फायदा उठाकर झील में कूद सकता था, और एक बार अंदर पहुंचने के बाद छोटे मछुआरे उसका पीछा नहीं कर पाते थे। पानी के नीचे रहने वाले जल तत्वों के लिए शी फैंग फैंटम किल के हमशक्ल का उपयोग करके उन्हें दूर ले जा सकता था। फिर वह तैरकर छोटे मछुआरों के घोंसले के नीचे स्थित गुफा तक पहुंच सकता था। अगर शी फैंग अपनी योजना पर ठीक से अमल नहीं करता तो उसकी निश्चित मृत्यु हो जाती। अगर उसकी मृत्यु हो जाती तो उसका नुकसान मामूली नहीं होता। हालांकि समस्या अनुभव की हानि नहीं थी। पुनर्जन्म लेने के लाभ से शी फैंग खोए हुए अनुभव को जल्दी से पुनः प्राप्त कर सकता था। लेकिन एक बार मरने के बाद उसे वापस उसी कस्बे में भेज दिया जाता, और यहाँ बार बार लौटने में जो समय बर्बाद होता वह बहुत अधिक होता। 10 सेकंड और शी फैंग गश्त लगा रहे छोटे मछली आदमियों को देखता रहा। उसका दिल यह अनुमान लगा रहा था कि उसे बाहर निकलने में कितना समय लगेगा। समय एक एक सेकंड करके बीतता गया। गश्त लगा रहे मछुआरों का एक समूह अपने आसपास के वातावरण पर नजर रख रहा था। कुछ भी असामान्य न देखकर वे झील के किनारे बनी एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी में आराम करने के लिए चले गए और झील के किनारे की जमीन खाली कर दी। अपनी पूरी ताकत से शी फैंग तट की ओर दौड़ा। जब शी फैंग झील से लगभग 30 गज दूर था, तभी गश्त कर रहे मछुआरों के एक अन्य समूह ने उसे देख लिया। उन्होंने तुरंत खतरे का संकेत दिया और छोटी तलवारें लहराते हुए शी फैंग की ओर दौड़ पड़े। जब शी फैंग का सामना 4 लेवल 10 के छोटे फिशमैन से हुआ तो वह चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उनका मुकाबला नहीं कर सका। शी फैंग की एकमात्र उम्मीद पानी में कूदना थी। हालांकि छोटे मछुआरे बहुत फुर्तीले थे और उन्होंने पलक झपकते ही शी फैंग को पकड़ लिया। उन्होंने अपनी छोटी तलवारें लहराईं और शी फैंग की पीठ पर वार किया। शी फैंग जानता था कि वह मछुआरों से बच नहीं सकता। उसने पीछे मुड़कर उनमें से एक पर अगाध बंधन अबिसल बाइंड का प्रयोग किया, फिर दूसरे हमलावर को रोकने के लिए पैरी पैरी का प्रयोग किया। परिणामस्वरूप शी फैंग ने अन्य छोटे मछुआरों को आगे बढ़ने से रोक दिया। फिशमैन के हमले की शक्ति का उपयोग करते हुए शी फैंग 3 गज से अधिक की दूरी तक पीछे हटने में कामयाब रहा। उसने ग्रेविटी लिबरेशन को सक्रिय किया और फिर झील में कूद गया। हालांकि अन्य छोटे मछुआरे भी जल्दी से उसके पीछे आ गए और शी फैंग के पीछे झील में कूद गए। धड़ाम! 4 छोटे मछुआरे पानी में गिर गए।
वहीं शी फैंग झील की सतह के ऊपर पागलों की तरह दौड़ रहा था। पानी पर चलना एक ऐसी क्षमता थी जिसे केवल 80 अंक की चपलता प्राप्त करने के बाद ही सक्रिय किया जा सकता था। हालांकि शी फैंग के पास गुरुत्वाकर्षण की अंगूठी थी। परिणामस्वरूप गुरुत्वाकर्षण मुक्ति को सक्रिय करने के बाद उसका शरीर लगभग भारहीनता की स्थिति में पहुंच गया था। 30 अंक से अधिक की उसकी चपलता के साथ वह भी पानी की सतह पर चल सकता था। पानी से उसकी गति कम नहीं होती थी। कुछ ही क्षणों में शी फैंग ने अड़ियल नन्हे मछुआरों से पीछा छुड़ा लिया। वह नन्हे मछुआरों के घोंसले से कुछ ही दूरी पर एक स्थान पर भागा और पानी में छलांग लगा दी। पानी में प्रवेश करते ही शी फैंग को एक गुफा दिखाई दी जो कई जल तत्वों से घिरी हुई थी। जल तत्व गुफा के चारों ओर इस तरह घेरा बनाए हुए थे मानो वे किसी चीज की रक्षा कर रहे हों। जल तत्व सामान्य राक्षस स्तर 10 HP 750/750। शी फैंग ने फैंटम किल का इस्तेमाल किया। उसका हमशक्ल तैरता हुआ आया और जल तत्वों को अपनी ओर आकर्षित किया। जैसा कि शी फैंग ने योजना बनाई थी, जल तत्वों के एक समूह ने उसके हमशक्ल को खोज लिया। एक एक करके वे हमशक्ल का पीछा करने लगे। इसी बीच हमशक्ल ऊपर की ओर तैरने लगा। हालांकि जल तत्वों की पानी के भीतर गति बहुत तेज थी, लेकिन जमीन के ऊपर आने पर स्थिति बिल्कुल अलग थी। वे छोटे मछली जैसे इंसानों के बिल्कुल विपरीत थे। किनारे पर पहुंचते ही उनकी गति बहुत धीमी हो जाती थी। जब उसके हमशक्ल ने जल तत्वों को लुभाकर दूर कर दिया तो शी फैंग ने इस मौके का फायदा उठाकर तेजी से गुफा की ओर तैरना शुरू कर दिया। शी फैंग के गुफा तक पहुंचने से पहले ही सिस्टम ने उसे उसके हमशक्ल की मृत्यु की सूचना दे दी। हमशक्ल ने शी फैंग को केवल 20 सेकंड का समय दिया था। अपने हमशक्ल को मारने के बाद जल तत्वियों ने गुफा के पास एक घुसपैठिए को देखा। वे सभी जल्दी से तैरकर गुफा के प्रवेश द्वार की ओर वापस चले गए। शी फैंग को देखते ही इन जल तत्वों की गति कई गुना बढ़ गई और वे शी फैंग की ओर तेजी से बढ़ने लगे। लाल रंग की झील के ऊपर तीव्र गति से आगे बढ़ते जल तत्वों ने पानी की लहरें उत्पन्न की जो नन्हे मछुआरों के घोंसले से टकराईं। एक व्यक्ति जितनी ऊंची लहरों ने पूरे घोंसले को घेर लिया और उस पर बनी कई छोटी लकड़ी की झोपड़ियों को नष्ट कर दिया। घोंसले के अंदर मौजूद सैकड़ों नन्हे मछुआरे बौखला गए। वे चीखते चिल्लाते दहाड़ते हुए हर कोई हथियार लिए पानी में कूद पड़ा और घोंसले के नीचे स्थित गुफा की ओर तैरने लगा। दोहरी सुरक्षा परत। शी फैंग ने चौंककर पीछे मुड़कर देखा। मानो सैकड़ों जल तत्व ही काफी नहीं थे, अब उनके पीछे सैकड़ों छोटे मछुआरे भी आ गए थे। इतनी बड़ी संख्या के सामने तो खिलाड़ियों के 2-3 कुलीन समूह भी टिक नहीं पाते। शी फैंग के पास अपनी गति बढ़ाने और गुफा में घुसने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जीवित रहने की अभी भी थोड़ी सी उम्मीद बाकी थी। हालांकि पानी के अंदर शी फैंग की गति बहुत धीमी थी। यह उन डेर्यूडो से अतुलनीय थी जिनके पास सील ट्रांसफॉर्मेशन था, जिनकी पानी के अंदर चलने पर गति 50% बढ़ जाती थी। इसके विपरीत शी फैंग की गति 50% कम हो जाती थी। जल्द ही शी फैंग गुफा के प्रवेश द्वार से महज 50 गज की दूरी पर था। हालांकि क्रोधित जल तत्व उड़ते हुए शी फैंग की ओर बढ़ने लगे और उनके बीच की दूरी तेजी से कम होती चली गई। 42 गज, 28 गज, 20 गज, 10 गज। जब शी फैंग गुफा के प्रवेश द्वार से मात्र 5 गज की दूरी पर था, तभी जल तत्व के देवता उसके पास पहुंच गए। उन्होंने अपने विशाल बर्फीले मुंह के शी फैंग के सिर की ओर लहराए। जल तत्वों के हमलों में जमा देने वाला प्रभाव होता था जिससे गति कम हो जाती थी। जब तक वे शी फैंग को मारते रहते, जल तत्व मृत्यु तक उससे चिपके रहते। शी फैंग ने झट से घूमकर पैरी का प्रयोग किया और पहले जल तत्व के मुके को रोक दिया। जल तत्व की अपार शक्ति का उपयोग करते हुए शी फैंग का शरीर काफी दूर पीछे हट गया। हालांकि शेष जल तत्व भी उस पर झपट पड़े। लगता है मुझे वापस शहर जाना पड़ेगा। शी फैंग ने अपने सामने मौजूद सैकड़ों जल तत्वियों को देखा और खुद को शक्तिहीन महसूस किया। जब शी फैंग हार मानने ही वाला था, तभी वह गुफा में पहुंच गया। अंदर उसने एक मानव आकार के भूत को घूमते हुए देखा। वह शी फैंग से लगभग 30 गज की दूरी पर था। शी फैंग ने सारी चिंताएं दरकिनार कर दी। अगर उसे मरना ही था तो वह कोशिश करते हुए मरेगा। कम से कम भविष्य की तैयारियों के लिए उसे कुछ और जानकारी तो मिल जाएगी। इसलिए शी फैंग ने पवन तलवार का प्रयोग किया, जिससे उसकी गति में जबरदस्त उछाल आया। आंधी की तरह शी फैंग पानी में से गुजरते हुए गुफा के किनारे की ओर तेजी से बढ़ा और जल तत्वों के चंगुल से ठीक समय पर बच निकला। जैसे ही जल तत्व पानी से बाहर निकले, उनकी गति एकदम धीमी हो गई। वे शी फैंग की तेज दौड़ का मुकाबला नहीं कर पाए। पानी से बाहर निकलते ही शी फैंग तेजी से मानव आकार के भूत की ओर दौड़ा।
जैसे ही रसातल तलवार भूत की गर्दन पर वार करने वाली थी, शी-फैंग ने अचानक देखा कि अर्धपारदर्शी भूत ने उस पर सक्रिय रूप से हमला नहीं किया। शी-फैंग ने अचानक अपनी तलवार की नोक को दूसरी तरफ मोड़ दिया और तलवार भूत के बगल से फिसल गई। इससे भूत की घृणा उत्पन्न नहीं हुई, बाल बाल बच गए। भूत की जानकारी देखते ही शी-फैंग की पीठ पर ठंडे पसीने की लहर दौड़ गई। बहादुर फ्लॉर्ड, हाई लॉर्ड, स्तर 25, HP 3,60,000 बटा 3,60,000। अगर शी-फैंग ने इस बहादुर पर हमला किया होता और उसकी घृणा को आकर्षित किया होता, तो भले ही उसके पास 100 जिंदगियां होती, फिर भी उसकी मृत्यु हो जाती। ईश्वर के राज्य में वीरों का सामर्थ्य केवल वीरों से ही कम था। राज्य में उनका स्थान मार्क्विस से भी ऊंचा था और ड्यूक के बाद दूसरे स्थान पर था। यदि ऐसा महान व्यक्तित्व मर भी जाए और भूत बन जाए, तब भी वह महान स्वामी की श्रेणी का एक दानव ही माना जाएगा। वह दानवों में भी एक अत्याचारी था। 100 विशिष्ट खिलाड़ियों के समूह के बिना इस भूत को मारना असंभव था। क्या वह इस जगह का रक्षक हो सकता है? शी-फैंग ने बहादुर फ्लॉर्ड की ओर देखा और मन ही मन अनुमान लगाया। खजाने वाले स्थानों के आसपास आमतौर पर पहरेदार तैनात रहते थे। बाहर मौजूद नन्हे मछुआरों और जलदेवों को ज्यादा से ज्यादा रखवाली करने वाले कुत्तों की तरह ही माना जा सकता था। वे किसी महत्वपूर्ण खजाने की रखवाली करने के लिए बिल्कुल अयोग्य थे। शी-फैंग अब और रुकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आखिर राक्षसों का एक बड़ा झुंड अभी भी उसका पीछा कर रहा था। वह जल्दी से गुफा के भीतरी हिस्से की ओर भागा। गुफा बहुत बड़ी थी। उसमें सीढ़ियां थीं जो सीधे गुफा की गहराई में जाती थीं और नीचे उतरने पर शी-फैंग को दार्शनिक पत्थर मिल जाना चाहिए था। जब शी-फैंग सीढ़ियों के ठीक सामने था, तभी जल तत्वियों और छोटे मछली जैसे प्राणियों का एक विशाल समूह उस पर टूट पड़ा। ऐसा लग रहा था मानो वे उससे कभी न खत्म होने वाली दुश्मनी रखते हों। तुम नीच प्राणियों, इस पवित्र स्थान को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे करते हो? दिव्य दंड के लिए तैयार हो जाओ। फ्लॉर्ड की निगाहें अचानक क्रोध से भड़क उठीं और उसने अपनी पीठ से एक गहरे सुनहरे रंग की विशाल तलवार निकाली। तलवार से ऐसी दुष्टता का प्रवाह निकला मानो वह संसार का स्वामी हो। जब फ्लॉर्ड ने अपनी विशाल तलवार उठाई तो आसपास की हवा भारी होने लगी। इसके बाद फ्लॉर्ड ने जोरदार दहाड़ लगाए और अपनी भुजाओं से पूरी ताकत से विशाल तलवार घुमाई। एक तेज हवा चली और तलवार की चमक से सभी जल तत्व और छोटे मछुआरे राख में बदल गए। सभी राक्षस राख में परिवर्तित हो गए और गुफा का प्रवेश द्वार पल भर में मलबे के ढेर में बदल गया। मजबूत, शी-फैंग ने हैरानी से कहा। उसने एक बहादुर योद्धा की ताकत को बुरी तरह कमाका था। फ्लॉर्ड की अकेली तलवार आसानी से लेवल 30 के 100 एलीट खिलाड़ियों के समूह को खत्म कर सकती थी। मुकाबला करने के लिए शायद 300 खिलाड़ियों के समूह की जरूरत पड़ेगी। यह अप्रत्याशित था कि जल तत्व और छोटे मछुआरे रक्षक कुत्ते बनने के भी हकदार नहीं थे। वे सब पल भर में नष्ट हो गए। शी-फैंग ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। सौभाग्य से वह एक मनुष्य था, कोई निम्न प्राणी नहीं। अन्यथा उसका भी वही हाल होता जो उन जल तत्वकों और छोटे मछली जैसे प्राणियों का हुआ था। ये जगह सचमुच बहुत भयानक है। लगता है अब मुझे सिर्फ नीचे ही जाना पड़ेगा। शी-फैंग ने ढह चुके प्रवेश द्वार की ओर देखा। मलबे में से तो एक केचुआ भी रास्ता नहीं बना सकता था। नीचे जाने वाली सीढ़ियां सर्पिलाकार थीं। इसके चारों ओर की चट्टानी दीवारें भी एक प्रकार के प्रकाश आधारित जादू से युक्त थीं, जिससे पूरी सीढ़ी जगमगा रही थी। हालांकि ये सीढ़ी बहुत लंबी थी। सौभाग्य से यहाँ कोई खतरा नहीं था। पूरे आधे घंटे चलने के बाद शी-फैंग अंततः सीढ़ी के अंत में एक चौड़े और विशाल हॉल की शुरुआत में पहुंच गया। ये हॉल लगभग एक पूरे फुटबॉल मैदान के आकार का था और किसी मंदिर जैसा दिखता था। सोने और जैद से बने हॉल के दोनों किनारों पर ढेर सारी नक्काशी और लेख उकेरे गए थे। मंदिर के सबसे भीतरी हिस्से में एक वेदी थी। वेदी के ऊपर शुद्ध सोने का एक खजाना रखा था। खजाने के दोनों ओर सोने की 2 मूर्तियां थीं, दोनों के हाथों में एक एक बड़ी तलवार थी। सिस्टम, खिलाड़ी ने सूर्य मंदिर की खोज कर ली है। सूर्य मंदिर, शी-फैंग ने ये नाम पहली बार सुना था। पिछले जन्म में उसे सूर्य मंदिर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। शायद इसलिए क्योंकि इससे पहले किसी खिलाड़ी ने इसे सक्रिय नहीं किया था, इसलिए आधिकारिक वेबसाइट पर भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए ये बहुत खतरनाक होना चाहिए। हालांकि शी-फैंग को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी और वह सुनहरे वेदी की ओर चल पड़ा। उसका लक्ष्य था दार्शनिक पत्थर और उसकी आंखों के सामने मौजूद सुनहरे संदूक में वही पत्थर होना चाहिए था। जैसे ही शी-फैंग ने वेदी पर कदम रखा, उसे अपने शरीर में एक सिहरन महसूस हुई। ये सिहरन 2 विशाल सुनहरी मूर्तियों से आ रही थी।
शी फैंग को नहीं पता था कि दार्शनिक पत्थर को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने पर उसे क्या परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हालांकि अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। गुफा का प्रवेश द्वार पहले ही सील कर दिया गया था, इसलिए वह दार्शनिक पत्थर को हासिल करने के बाद ही फैसला कर सकता था। शी फैंग ने धीरे से सोने का संदूक खोला। संदूक से सुनहरी किरणें निकली, जिससे पूरा मंदिर जगमगा उठा। कुछ देर बाद सुनहरी किरणें फीकी पड़ने लगीं और संदूक के अंदर 3 वस्तुएं दिखाई दी। शी फैंग ने बिना किसी झिझक के उन वस्तुओं को अपनी जेब में रख लिया। धिक्कार है, दार्शनिक पत्थर इस हालत में कैसे पहुंच गया? शी फैंग ने अंगूठे के आकार के खून जैसे लाल पत्थर को देखा और बेहद निराश महसूस किया। दार्शनिक पत्थर क्षतिग्रस्त। एपिक रैंक स्पेशल आइटम मृत्यु के बाद प्राप्त होता है। रसायन शास्त्र में एक पवित्र वस्तु दार्शनिक पत्थर का उपयोग पत्थर को सोने में बदलने, मृतकों को पुनर्जीवित करने और कई अन्य अकल्पनीय कार्यों के लिए किया जा सकता है। हालांकि तलवार सम्राट नाइट द्वारा दार्शनिक पत्थर को क्षतिग्रस्त कर 5 टुकड़ों में तोड़ दिया गया था। फिर भी दार्शनिक पत्थर में अपार शक्ति है। जैसे ही इसके 5 टुकड़े फिर से जुड़ जाएंगे, यह अपनी पूरी शक्ति पुनः प्राप्त कर लेगा। सक्रिय प्रभाव क्षतिग्रस्त होने के कारण दार्शनिक पत्थर की शक्ति मूल शक्ति के 10वें हिस्से से भी कम रह गई है। इसका उपयोग केवल रसायन रूपांतरण और मौलिक परिष्करण के लिए ही किया जा सकता है। हालांकि इसके प्रभाव काफी कम हो गए थे, फिर भी शी फैंग इससे संतुष्ट था। इन दोनों क्षमताओं की बदौलत शी फैंग बहुत कुछ हासिल कर सकता था। शेष 2 वस्तुओं में से एक गोल्डन ग्रेट स्वॉर्ड थी, जो लेवल 10 का शुद्ध स्वर्ण हथियार है। दूसरी वस्तु एक तत्काल गति मैजिक स्क्रॉल थी, सचमुच एक अनमोल खजाना। शी फैंग ने अपने हाथों में मौजूद स्वर्णिम तलवार को बड़े उत्साह से देखा। जादुई हथियारों के अलावा ये 10वें स्तर के खिलाड़ी के लिए सबसे बेहतरीन वस्तु थी। अगर कोई 10वें स्तर का खिलाड़ी इस तलवार को धारण कर ले, तो वह अपने स्तर के खिलाड़ियों के बीच अजेय बन सकता है। इसी क्षण बगल में खड़ी दोनों मूर्तियां कांप उठीं। उनकी आंखों से लाल चमक निकली और उनकी निगाहें शी फैंग पर टिक गईं। शी फैंग ने बिना किसी झिझक के तात्कालिक गति जादुई स्क्रॉल का इस्तेमाल किया। सुनहरे रंग की जादुई मोहरें अचानक शी फैंग के चारों ओर लिपट गईं। जादुई स्क्रॉल पर लिखे मंत्र का असर 3 सेकंड में हो जाता था और यह खिलाड़ी को चुने हुए स्थान पर भेज सकता था। ये जादुई स्क्रॉल बेहद कीमती था। हालांकि पूरे देवलोक में इसकी कुछ ही प्रतियां थीं, लेकिन इस जगह पर मरना शी फैंग के लिए कहीं अधिक बड़ा नुकसान था। जैसे ही शी फैंग पर सोने की मूर्तियों से वार होने ही वाला था, वह मंदिर से गायब हो गया।